गुड मॉर्निंग। सो आईडीटी, एंटायर आईडीटी शुरू करें हम। ओके, सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज। ओके, सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज? स्टेट एक्साइज दो गुड्स पे, कौन कौन से पे? एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज। इसके अलावा सारी गुड्स पे क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज। ओके सर, सेंट्रल एक्साइज एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट? एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया एक्सेप्ट एसईजेड एज पर रेट्स गिवन इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ सीटा। क्लियर? शेड्यूल 1 में जो गुड्स कवर उस पे क्या लगता है बेटा? बेसिक एक्साइज। शेड्यूल 2 में जो गुड्स कवर उस पे क्या लगता है? स्पेशल एक्साइज। 8% शेड्यूल 2 पे कोई भी गुड्स नहीं है। क्लियर? ओके, लेवी कब होता है सर? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। नो डाउट लेवी होता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पर लायबिलिटी कब आती है? एट द टाइम ऑफ रिमूवल। एट द टाइम ऑफ सेल लायबिलिटी आती है जो पे करना पड़ेगा 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके सर, ध्यान देना यू नो इट्स एंटायर आइडेंटिटी इन वन डे। क्लियर? तो फास्ट डेफिनेटली होगा, रिवीजन है बहुत फास्ट होगा सर ये। क्लियर? सो यू शुड बी 100% यू नो हैव कंसंट्रेशन हियर ओनली। मोबाइल्स वगैरह सब बंद। क्लियर? एकदम साइड में रख देना मोबाइल्स को। वाइब्रेशन भी नहीं सर, क्योंकि नजर उधर गई, सावधानी, दुर्घटना घटी। क्लियर? यस सर। ओके, सो एक्साइज शैल बी लेविड ऑन, पर ध्यान रखना एट द टाइम ऑफ लेवी गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। और हाँ, एक्साइजेबल है तो लेवी होगा, और लेवी होगा तो लायबिलिटी कब आएगी? एट द टाइम ऑफ रिमूवल। रिमूवल जो जब होगा उस दिन जो रेट होगी उस रेट से लायबिलिटी आएगी। क्लियर? जो पे करना पड़ेगा मंथली 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, लेवी कब होता है? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर क्या कोई फर्क है? यस सर। वेस्ट और स्क्रैप बाय प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोड्यूस। इंटरेस्ट बनाया वो क्या है? मैन्युफैक्चर। ओके, मैन्युफैक्चर क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज F बोलता है मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स, पर उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन क्या बेटा होता है? क्या? इनपुट गोज इन प्रोसेस रिजल्टिंग टू आउटपुट हैविंग डिफरेंट आइडेंटिटी एंड डिफरेंट यूटिलिटी। तो मैन्युफैक्चर अदरवाइज मैन्युफैक्चर नहीं है। पर इग्नोर सेक्शन 2 क्लोज F बोलता है मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स सब क्लोज 1, सब क्लोज 2 एंड सब क्लोज 3। सब क्लोज 1 बोलता है ऑल एक्टिविटीज और प्रोसेसेस व्हिच आर एंसिलरी और इncidental टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर। सब क्लोज 2 बोलता है ऑल एक्टिविटीज व्हिच आर कवर्ड इन सेक्शन नोट्स और चैप्टर नोट्स ऑफ शेड्यूल ऑफ सीटा। जैसे बिस्लरी पानी बनाया बेटा, अरे हाँ है ना। क्लियर? सब क्लोज 3 बोलता है एमआरपी वाली गुड्स और शेड्यूल 3 में कवर है उनका प्राइसिंग रीप्राइसिंग विल अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। सब क्लोज 2 और सब क्लोज 3 में जो कवर है उसको बोलते हैं क्या? डीम्ड मैन्युफैक्चर। क्लियर? अच्छा, मैन्युफैक्चरर कौन है? जो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करता है, दैट पर्सन इज द मैन्युफैक्चरर। ब्रांड नेम किसका है? ट्रेड नेम किसका है? प्रिंसिपल कौन है? से कंसर्न नहीं है। द पर्सन हु एक्चुअली कैरीज ऑन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज द मैन्युफैक्चरर। क्लियर? सो पर्सन लायबल टू बी एक्साइज कौन है? मैन्युफैक्चरर। पर उसके कितने एक्सेप्शन है? 5। फर्स्ट, मोलासिस, कौन लायबल है? प्रोक्योरर, अगर वो फॉर द प्रोडक्शन काम लेता है तो। सेकंड, जो वो को रेडीमेड गारमेंट, कौन लायबल है? प्रिंसिपल। जो वो को ज्वेलरी, कौन लायबल है? प्रिंसिपल। अच्छा, जो वो को ज्वेलरी एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ प्रेशियस मेटल है ना, कौन लायबल है? प्रिंसिपल। अच्छा, 214 ऑब्लिगेटरी बोलता है प्रिंसिपल कैन एक्सेप्ट द लायबिलिटी एंड सर वो डूम्ड सेल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। क्लियर? फैक्ट्री से बाहर मतलब सेल, पर उसका एक एक्सेप्शन है। इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड कि मेरे फैक्ट्री में जितने भी आउटपुट गुड्स बनते हैं उस फैक्ट्री में उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, या मेरा आउटपुट का नेचर ऐसा है कि दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द फैक्ट्री, तो ऐसे केस में ही में अलाउ द स्टोरेज ऑफ सच गुड्स, सच फिनिश्ड गुड्स इन अ वेयर हाउस आउटसाइड द फैक्ट्री। और ऐसे केस में अगर परमिशन मिल गई इस पर रूल नंबर 20, तो ऐसे केस में वेयर हाउस कीपर शैल बी लायबल टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स व्हेन दोस आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयर हाउस। हाँ या ना? पक्का? 100%। ओके, रिलेवेंट डेट फॉर रेट ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, रूल नंबर 5 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स क्या बोलता है? रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल। पर उसका एक एक्सेप्शन क्या? मोलासिस। मोलासिस में अगर प्रोक्योरर लायबल है तो उसके प्रेमिसेस जब रिसीव होगा उस दिन की रेट से लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल। ऑलवेज ध्यान रखना। क्लियर? अगर आईएमजी पे एक्साइज लगना है, किस पे लगना है बेटा? तो जिस दिन वो इशू किया फॉर द प्रोडक्शन विद इन द फैक्ट्री इटसेल्फ, वही डीम्ड वन होगा और उस दिन की रेट ही लेंगे और उस दिन लायबिलिटी आएगी। अग्रीड? ओके सर, किसी भी गुड्स पे एक्साइज लगेगा या नहीं लगेगा डिपेंड्स ऑन कंडीशंस ऑफ 4M। फर्स्ट M मैन्युफैक्चर, सेकंड मेंशन सीटा, थर्ड मूवेबल। क्लियर? साइज एंड वेट आर ऑफ नो रिलेवेंस। साइज एंड वेट आर ऑफ नो रिलेवेंस। गुड्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मूव्ड और शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। गुड्स बनने के बाद आपने फिट किया तो मूवेबल है। क्लियर? बना तभी वो इमूवेबल कंडीशन बना तो वो इमूवेबल होगा। अग्रीड? यस सर। सर मार्केटेबल, फोर्थ कंडीशन क्या बेटा? मार्केटेबल। इवन अ सिंगल बायर गुड्स विल बी कॉल्ड मार्केटेबल एंड इफ गुड्स आर मार्केटेबल एंड अदर 3M आर सेटिस्फाइड तो ही एक्साइज लगेगा, अदरवाइज एक्साइज बात नहीं आएगी। ऑल दिस 4 क्यूमुलेटिव कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अग्रीड? क्लियर? पक्का? ओके, वेस्ट और स्क्रैप एक्साइज लगेगा नहीं लगेगा? डिपेंड्स on 4M. First M manufacture or produce. Sir, waste or scrap must result out of my manufacturing process. क्या बोला बेटा? Waste or scrap must result out of my manufacturing process. Clear?
तो ही प्रोड्यूस कहलाएगा, तो प्रोड्यूस नहीं कहलाएगा. एंड इफ अदर 3M आर सेटिस्फाइड तो एक्साइज लगेगा, अदरवाइज एक्साइज नहीं लगेगा. पर ध्यान रखना, इफ 4M आर सेटिस्फाइड तो एक्साइज लगेगा, अदरवाइज एक्साइज नहीं लगेगा. पर एक केस में एग्जम्पशन दिया हुआ है, अगर मेरी फैक्ट्री में जितने भी गुड्स बनते हैं उनमें किसी में भी एक्साइज नहीं है तो वेस्ट कोस्ट पे भी एक्साइज एग्जिम कर दिया, ऑल्दो 4M सेटिस्फाइड है फिर भी. हाँ है ना, पक्का बेटा. आईएमजी पे एक्साइज लगेगा, डिपेंड्स. अगर आपने बेच दिया तो डिपेंड्स ऑन 4M. क्लियर. इफ यू हैव कैपिटली कंज्यूम द आईएमजी तो ऐसे केस में डिपेंड्स ऑन फाइनल गुड्स. क्या डिपेंड करता है बेटा? इफ फाइनल गुड्स आर ड्यूटेबल तो no duty on IMG, but by any reason if you are not going to pay any duty on final goods then at least pay duty on IMG, but at the rate prevailing at the time of issue for further production, और उस दिन liability आएगी. हाँ है ना? Yes sir. पक्का. डन. सेक्शन 5A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट बोलता है गवर्नमेंट इज पावर टू ग्रांट द एग्जम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स. इट मे बी पार्शियल और फुल, इट मे बी कंडीशनल, अनकंडीशनल, इट मे बी sir it will always be in public interest, it may be by notification or by order. Clear. ध्यान रखना, notification for every eligible assessee applicable होता है except 100% EOU. order जिसको दिया है उसके लिए applicable है, स्पेशल केस में, एक्सेप्शनल नेचर के केसेस में ही applicable होता है वो. क्लियर. तो ही order issue करती है गवर्नमेंट. क्लियर. पक्का. और ध्यान रखना, ऑर्डर हो या नोटिफिकेशन हो, डेट ऑफ इश्यू ही डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी होती है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. एंड हाँ, इफ एनी ऑफ द गुड्स आर fully exempted unconditionally then assessee shall not pay any duty. फिर भी पे कर दिया तो न तो उसको कोई क्रेडिट मिलेगा ना उसके बायर को कोई क्रेडिट मिलेगा. याद है कैमलिन और मंगल्स? अरे हाँ है ना. यस सर. पक्का बेटा. डन सर. और ध्यान रखना, गवर्नमेंट इज पावर टू इश्यू एनी क्लेरिफिकेशन विद इन नेक्स्ट 1 year. एक साल के अंदर क्लेरिफिकेशन दे सकती है, और क्लेरिफिकेशन इसलिए इट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. यस या नो? पक्का. डन. और ध्यान रखना, पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, इसको पब्लिक करती थी, पब्लिकेशन करती थी, इसका प्रिंट करती थी और ऑफर फॉर सेल करती थी. नाउ ऑफर फॉर सेल के प्रोविजन क्या करती है? डिलीट, बिकॉज दोस आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. ओके. डन सर. सेक्शन उससे कोई इंपैक्ट नहीं आया प्रैक्टिकली बेटा, बात करें तो. क्लियर. अमेंडमेंट नहीं हुआ था. हाँ है ना. यस सर. सेक्शन 3 ऑफ सीटा, पावर टू इंक्रीज द रेट्रोडी बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी. Clear, but only up to a limit. Clear. Existing rate 0% to maximum to 50%. Other than 0 to maximum to double. But it needs further approval of parliament. अगर अप्रूव कर दिया कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्ट कर दिया है, मॉडिफाई किया तो another notification will be issued which will have prospective effect, क्योंकि नया नोटिफिकेशन है ये वाला. हाँ है ना. यस सर. सेक्शन 3A ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ड्यूटी ऑन द बेस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रोडक्शन. याद है 5 मसाला गुटखा टोबैको खाते हो ना बेटा आप लोग? क्लियर सर. उस पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रोडक्शन के हिसाब से एक्साइज लगता है. एक्सेल प्रोडक्शन कुछ भी उससे कंसर्न नहीं है. ऑफिसर आएगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसीडीसी, वो उनके प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रोडक्शन निकालेगा, और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको मंथली इन एडवांस 5th ऑफ द सेम मंथ तक आपको एक्साइज पे करना पड़ेगा, मंथली इन एडवांस. क्लियर. समझे. और मंथ के बीच में अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हुआ तो सर रीडिटरमाइन करेगा ऑफिसर कैपेसिटी, और प्लस माइनस जो भी होगा रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज के लिए मंथ में. क्लियर. वो प्लस माइनस है, आपको पे करना पड़ेगा. अग्रीड. डन. पर हाँ, एक केस में एग्जीबिशन है. कब? इफ देयर इज नो प्रोडक्शन द एंटायर फैक्ट्री फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 15 days और मोर, तो जितने दिन फैक्ट्री बंद है उतने दिन के लिए एग्जीबिशन आपको मिल जाएगा. हाँ या ना. क्लियर. पक्का. यस सर. सर व्हाट डू यू मीन बाय सेल? मेरी फैक्ट्री में आग लग गई. क्या लगी बेटा? आग. क्लियर. फ्लड आ गया. क्या हो गया? सेल. पर यस, रूल नंबर 21 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल्स बोलता है कि मैं चाहूं तो रेमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं. याद आया क्या बेटा? क्लियर सर. याद आया बेटा. एंड इफ द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड कि हाँ रियली लॉस हुआ है, या फिर गुड्स बिकम नॉन मार्केटेबल बिफोर रिमूवल फ्रॉम प्लेस रिमूवल, तो ऐसे केस में ही में अलाउ मी द रेमिशन ऑफ ड्यूटी, और ऐसे केस में एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है, और फाइनल गुड्स पे एक्साइज माफ हो जाएगा. पर यस, उसमें काम आने वाले इनपुट और इनपुट सर्विस का क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, एज पर रूल नंबर 3 सब रूल 5C. हाँ है ना. यस सर. ओके सर. सेकंड केस, मान लो मैं क्या बनाता हूं? ऑयल. क्या बनाता हूं बेटा मैं? अब ऑयल का नेचर ऐसा है कि दे कैन बी, मतलब कितना भी स्टोर कर लो बेटा, थोड़ा बहुत तो इवोपरेट हो गए होगा. गुड्स ऑफ वोलेटाइल नेचर, गवर्नमेंट को पावर दिया कि डायरेक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके नॉर्मल लॉस की लिमिट में एक्साइज एग्जम कर सकती है, रेमिशन दे सकती है बेटा, उसमें एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है. क्लियर. पक्का. फिर सर चैप्टर 1 में था सर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. स्पेसिफिक ड्यूटी अमाउंट पर यूनिट जो फिक्स होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी, पर प्रेजेंटली ऐसा फिक्स नहीं किया हुआ, बहुत कम, रेयरली किसी गुड्स पे, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होंगे. जैसे इकोनॉमी में होगी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू तो फिक्स होगी बेटा उसमें. क्लियर. इसलिए मैक्सिमम गुड्स पे एड वैलोरम ड्यूटी क्या है बेटा? फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स. क्लियर. यस सर. कुछ गुड्स पे स्पेसिफिक कम एड वैलोरम है, कुछ पे पान मसाला गुटखा पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्रोडक्शन है, और 2 गुड्स पे कंपाउंड लेवी स्कीम है. याद है बेटा? एल्यूमिनियम सर्कल और स्टेनलेस स्टील पट्टीज और पट्टास. हाँ है ना. वेरी गुड. क्लियर. यस सर. गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर. डिपार्टमेंट रेवेन्यू, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट रेवेन्यू, इसमें इंडायरेक्ट टैक्स. क्लियर. एडमिन डिपार्टमेंट, अपीलेट डिपार्टमेंट,
क्लियर, एडमिन डिपार्टमेंट चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एसीडीसी, सुपरिटेंडेंट। क्लियर, ये सब ऑफिसर कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर, इधर आ जाओ से स्टार्ट। क्लियर, उसके नीचे कमिश्नर अपील। क्लियर, समझे? सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर कौन कौन होंगे? वो सारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्लस कमिश्नर अपील प्लस एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई। हाँ है ना? यस सर, पक्का? हटा सर, चैप्टर नंबर 1 गोवा गॉन। अरे क्लियर? यस सर। क्लासिफिकेशन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 21 सेक्शन 98 चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, सब सब हेडिंग और टैरिफ आइटम्स। ये दया सर, चैप्टर नंबर चालू होता है दो डिजिट नंबर चैप्टर से, ये दया नंबर। क्लियर, एंड सर डैश चालू होता है हेडिंग से। पक्का? कस्टमर एक्साइज दोनों के लिए चैप्टर कॉमन है, क्योंकि सर शेड्यूल 1 ऑफ कस्टम और शेड्यूल 1 ऑफ एक्साइज बोथ आर एब्सोल्युटली सेम, बस रेट्स वहां कस्टम की, यहाँ पे किसकी है? एक्साइज की है। वहां 5 कॉलम है, यहाँ 4 कॉलम है। वहां प्रेफरेंस रेट के अलग से एक कॉलम दे रखा है, बाकी नॉर्मल रेट से होती है वो तो होती है बेटा। हाँ है ना? पक्का? 100%? यस सर। सर नाउ वी आर बिगिनिंग विथ रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल नंबर 1 बोलता है section of chapter titles, section of chapter titles are not the part of law, therefore classification cannot be based on it. पर yes, section notes और chapter notes are part of law, therefore classification can be based on it. Clear? और हाँ, if the classification is clear through tariff entry itself या section note या chapter note itself, then rules of interpretation रेफर करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2 सब रूल ए बोलता है फैन, साइकिल, रेल बुक याद है बेटा? क्लियर, अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड गुड्स, इन सर अनफिनिश्ड गुड्स, अरे हाँ है ना, या इनकम्प्लीट गुड्स, इफ दोज आर हैविंग द एसेंशियली द सेम characteristics as that of the complete goods or finished goods, then those goods will be classified under the heading of complete goods or finished goods only. अलग पार्ट्स को अलग क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। पर कंडीशन क्या है? ऑल द पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड टुगेदर। क्लियर, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल अफेसिंग डिवाइस से गुड्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ही सर हर उस इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग क्लासिफाई नहीं करना है, पूरे गुड्स को एक साथ ही क्लासिफाई करना है। हाँ है ना? यस सर। रूल नंबर 2 सब भी बोलता है बेटा, इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है तो ध्यान रखना, जिन मटेरियल से गुड्स बना हुआ है, जिन कंपोजिशन से गुड्स बना हुआ है, जिन रॉ मटेरियल से गुड्स बना हुआ है, उन कंपोजिशन के बेस पे कोई हेडिंग दे रखी है तो यू कैन क्लासिफाई गुड्स ऑन द बेस ऑफ दैट कंपोजिशन आल्सो, ऑन द बेस ऑफ दोस मटेरियल्स आल्सो बेटा। हाँ है ना? समझे मेरी बात? और हाँ, मोर देन वन हेडिंग में आता है तो रूल नंबर 3 शैल बी फॉलोड। रूल नंबर 3 बोलता है क्या? ए बी सी शैल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। ए बोलता है स्पेसिफिक शैल प्रिवेल ओवर जनरल, बी बोलता है मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, याद है मोबाइल फोन। क्लियर, समझे मेरी बात? एंड सी बोलता है लेटर इज बेटर। क्लियर। रूल नंबर 4 मोस्ट अकीन गुड्स, याद है बेटा? क्लियर, मैंने जो गुड्स बनाया अगर उसका हेडिंग नहीं दे रखा है, नया कोई गुड्स बनाया बेटा, R&D करा है, तो जो फ्यू सैंपल्स निकलते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं बेटा उसको? उस पे एक्साइज नहीं लगता। बट इफ दैट न्यूली आइडेंटिफाइड गुड्स इज प्रोड्यूस्ड इन कमर्शियल क्वांटिटी, देन सच न्यूली आइडेंटिफाइड गुड्स विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ इट्स अकीन गुड्स। अरे क्लियर? अरे मेरिडोन को किसमें क्लासिफाई करना है? सेरेडॉन में। हाँ है ना? यस सर। रूल नंबर 5 कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल। अगर उसका स्पेसिफिक साइज शेप है तो सर जिस गुड्स का तो काम आएगा उसमें क्लासिफाई करेंगे, अलग से क्लासिफाई नहीं करेंगे। बट अगर सर जनरल यूज है तो उसकी रेस्पेक्टिव हेडिंग में क्लासिफाई करेंगे। क्लियर? एंड सब हेडिंग के लिए रूल नंबर 6 बोलता है 1 to 5 शेल अप्लाई एज इट इज, मोडाटिस मोडांडिस। हाँ है ना? यस सर, पक्का? ओके, रूल्स खत्म। अब पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। अगर पार्ट्स क्या होता है बेटा? मेन कंपोनेंट। अगर पार्ट्स का स्पेसिफिक साइज है, स्पेसिफिक शेप है, क्लियर, तो मेन गुड्स में क्लासिफाई होगा। पार्ट्स का अगर जनरल यूज तो रेस्पेक्टिव हेडिंग में क्लासिफाई होगा। एक्सेसरीज, अगर एक्सेसरीज फिट कर दी मेन गुड्स में तो बात ही खत्म, और एक्सेसरीज को अलग से बेचा तो सर ऐसे केस में रेस्पेक्टिव हेडिंग में क्लासिफाई होगा, बात खत्म हो जाएगी। बोलो यस सर, पक्का? ओके, मार्केट पार्लेंस थ्योरी। सर सॉफ्ट सर्व किसमें क्लासिफाई करना है? आइसक्रीम, याद आया क्या बेटा? क्लियर? अरे वो क्रीम जो उसमें मेडिकामेंट के कंटेंट बहुत कम है पर स्किन ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, किसमें क्लासिफाई करेंगे? मेडिकामेंट में। क्लियर? नॉर्मल कॉस्मेटिक नहीं होगा वो। हाँ है ना? यस सर, पक्का बेटा? वो क्लींजिंग सॉल्यूशन नॉर्मली डॉक्टर्स यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन, भले उसमें मेडिसिनल कंटेंट बहुत कम है, प्रोफाइलेक्टिक कंटेंट बहुत कम है, फिर भी क्या है? मेडिकामेंट। याद है आपको? मार्केट पार्लेंस थ्योरी बोलता है कि सर किसी भी गुड्स को क्लासिफाई करते वक्त उस गुड्स का टेक्निकल या साइंटिफिक डिक्शनरी मीनिंग क्या उसे कंसर्न नहीं है। जो लोग उसको यूज कर रहे हैं, जो लोग उसमें डील कर रहे हैं, वो लोग उस गुड्स को किस नाम से जानते हैं, उस अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना, ना कि गुड्स के टेक्निकल या साइंटिफिक या डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से। हाँ है ना? पक्का बेटा? यस सर। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सर शेड्यूल 1 हमारा WTO ने इश्यू किया हुआ, याद है बेटा आपको? WTO ने सारे मेंबर कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट किया था, नाम क्या था? गेट एग्रीमेंट। क्लियर? सर उसके थ्रू उसने शेड्यूल 1 इशू किया था और हमने उसको कॉपी पेस्ट किया बेटा। अरे क्लियर? समझे? विद द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन एज पर आर इंडियन लॉ।
क्लियर, समझे मेरी बात? अच्छा, वहां पे जो नोट्स देते हैं, जो नोट्स हमने एक्सेप्ट के लिए उसको बोलते हैं सेक्शन नोट और चैप्टर नोट्स, जो एक्सेप्ट नहीं किया उसको क्या बोलते हैं बेटा? एचएसएन नोट्स। सर सेक्शन नोट चैप्टर नोट का लीगल वैल्यू है, बट एचएसएन नोट्स का लीगल वैल्यू नहीं है, बट यस दे कैन बी रेफर्ड टू, दे कैन बी रेफर्ड टू, बट उसका लीगल वैल्यू नहीं बेटा। हाँ है ना? ओके, मेरे मार्कर्स को आपने एज अ पिलर काम में लिया, तो क्या मैं पिलर में क्लासिफाई करूंगा बेटा? There is no relevance of A and use in the classification. आपका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कुछ और था, मेरा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कुछ और है, उससे भी कंसर्न नहीं है। गुड्स क्या बना उससे कंसर्न है बेटा, है ना? There is no relevance of process of manufacture, there is no relevance of and use in the classification. Yes या no? Done. Sir, section 37 भी बोलता है CBC has power to issue any direction regarding classification goods, और अभी ऐड हुआ क्या? And any direction regarding implementation of any of the provisions of this act. Clear? CBC को पावर दे रखा है और कोई डायरेक्शन इशू किया तो all the central excise officers are bound. Clear? But assessee is not bound. assessee का interest जो parties होता तो he may challenge the validity of such direction in the court. हाँ है ना? Clear? Chapter number 3, valuation. What do you mean by value? Sale price. What do you mean by value? Sale price. पर मामला गड़बड़ हो सकता था बेटा बिल अमाउंट पे, इसे सेक्शन 4 ए गवर्नमेंट लेके आई। सेक्शन 4 ए क्या बोलता है? इफ फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो सर सबसेक्शन 2 से वैल्यू होगा। सेक्शन 4 ए सबसेक्शन 1 बोलता है 4 कंडीशन। फर्स्ट, गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल। सेकंड, देयर मस्ट बी रिक्वायरमेंट अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और एनी अदर एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर टू डिक्लेयर एमआरपी ऑन सच गुड्स। थर्ड, गुड्स मस्ट बी सोल्ड इन रिटेल पैकेजेस। एंड फोर्थ, गुड्स मस्ट बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? और एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल 3 में नोटिफाइड है, याद आया क्या बेटा आपको? If all these 4 are satisfied, तो section 4A subsection 2 बोलता है MRP minus abatement shall be the value irrespective of your actual transaction value. अब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रही कोई कंसर्न नहीं है, डायरेक्ट MRP minus abatement OCP rate of excise। हाँ या ना? अबेटमेंट क्या होता है बेटा? वैसे होता क्या, गवर्नमेंट ने मार्केट स्टडी किया और देखा ऑन एवरेज होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इन सब का मार्जिन प्लस सारे टैक्सेस वो सब ऐड करके उन्होंने क्या कर दिया? अबेटमेंट रेट फाइनल कर दिया और लेस कर दिया। तो जो MRP माइनस अबेटमेंट जो अमाउंट होता है दैट इज वैल्यू विदाउट टैक्स, है ना बेटा? That's purely value of the goods. हाँ है ना? ओके सर, पॉइंट समझ में आपको? पक्का एवरेज मैन्युफैक्चरिंग की सेल प्राइस विदाउट टैक्स पे आ जाती है गवर्नमेंट, ये हाँ या ना? पक्का बेटा? ओके, पर देश कौन सा? हिंदुस्तान। जैसे ही गवर्नमेंट सेक्शन 4 लेके आई, लोगों ने वायलेशन करना चालू कर दिए। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 ने 4 वायलेशन बोला। फर्स्ट, एमआरपी लिखी नहीं साहब, प्राइस लिखी विच नॉट एमआरपी एज पर इंडियन लॉ। थर्ड, एमआरपी इज ऑब्लिटेटेड, सब्सिक्वेंटली रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। हाँ है ना? और फोर्थ, प्राइस इज ऑल्टर्ड सब्सिक्वेंटली। हाँ है ना? तो इन चारों केस में सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 बोलता है कि ऑल द वॉलेटेड गुड्स आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, प्लस इन गुड्स का रिवैल्यूएशन का यूजिंग रिवैल्यूएशन रूल्स। हाँ है ना? क्लियर? एमआरपी रिवैल्यूएशन का रूल नंबर 4 और 5 लगता है। रूल नंबर 5 लगता है इफ द ऑल्टरेशन किया था बेटा, and if such alteration has the effect of increasing the MRP, then such increased MRP shall be taken for the purpose of revaluation of all the goods which are removed within 1 month before as well as after removal of the volatility goods. हाँ है ना? पक्का? और अगर ऊपर वाले 3 ऑफेंसेस थे तो रूल नंबर 4 बोलता है क्या? सर ओनली वॉलेटेड गुड्स शैल बी रिवैल्यूड। और सर एज अंडर कैसे? फर्स्ट, सिमिलर गुड्स आपने रिमूव किया विद इन 1 मंथ बिफोर और 1 मंथ आफ्टर रिमूवल ऑफ द वॉलेटेड गुड्स, उनकी वैल्यू देखने का, और वो अगर नहीं हो तो मार्केट में सिमिलर गुड्स की एमआरपी माइनस अबेटमेंट शैल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स। बोलो यस सर? पक्का? 100% यस सर। पर जानना ये वॉल्यूशन की बात तभी आएगी जब मैन्युफैक्चर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है बेटा। अगर मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व नहीं है, आपने अपने शोरूम में मेरी गुड्स का एमआरपी चेंज कर दिया तो क्या मैं रेस्पॉन्सिबल हो गया बेटा? तो ऐसे केस में सिंपली वो डिम्ड मैन्युफैक्चर याद आया बेटा आपको? यस या नो? यस बॉस। पक्का? सेक्शन 2 क्लोज F सब क्लोज 3 वाला। हाँ या ना? मल्टीपल एमआरपी, एक ही गुड्स में मोर देन 1 एमआरपी है। क्लियर? तो याद आया क्या सर? अगर एक्सेप्ट 1 वैलिड एमआरपी ऑल अदर हैव बीन स्कोर्ड आउट, तो वैलिड विल बी टेकन। क्लियर? मोर देन 1 वैलिड एमआरपी लिखा है, सोल्ड इन गुजरात तो इतना, अदर इन गुजरात तो इतना, हाईएस्ट। क्लियर? और अलग अलग गुड्स पे अलग अलग एमआरपी है तो अलग अलग असेसमेंट फॉर रेस्पेक्टिव यूनिट्स। बोलो यस सर? मल्टीपैक, मल्टीपैक के केस में सर मोर देन 1 गुड्स इन अ सिंगल पैकेट, मल्टीपैक की एमआरपी ले लेंगे अगर इंडिविजुअल गुड्स पे एमआरपी नहीं लिखा तो। पर अगर इंडिविजुअल गुड्स पे एमआरपी लिखा तो इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर देना। फर्स्ट, उस पे लिख देना नॉट टू बी सोल्ड इंडिविजुअली। सेकंड, सर उसको पे कैसे करोगे, देखो नॉट सोल्ड सेपरेटली। या फिर थर्ड, इंडिविजुअल प्राइस एमआरपी जो है काट देना बेटा, स्कोर आउट कर देना। हाँ है ना? तो मल्टीपैक की एमआरपी, नहीं तो सारी गुड्स की इंडिविजुअल एमआरपी माइनस अबेटमेंट। हाँ है ना? और आपने मल्टीपैक के साथ में कोई फ्री गुड सप्लाई किया तो फ्रीली सप्लाइड गुड्स पे एमआरपी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, उस पे लिख दो कि दिस गुड्स वर्थ ₹50 फ्री, पर एमआरपी फॉर्म में एमआरपी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। पर एक जजमेंट आया बेटा कि मान लो इसके साथ में ये फ्री है, क्लियर? अब इस पे भी क्लियर मार्किंग करेगा कि इसके साथ में ये मार्केट फ्री है, और इस पे भी ये क्लियरली मार्किंग किया हुआ है कि ये फ्री है इसके साथ में, तो भले इस पे एमआरपी लिखा हो चलेगा, क्योंकि इसके केस में कस्टमर कभी बेवकूफ नहीं बन पाएगा। दोनों में क्लियर मार्किंग है इसलिए। हाँ है ना? तो चलेगा मल्टीपैक का हमारी माइनस अबेटमेंट। बोलो यस सर? पक्का? डन सर। ये एमआरपी रिलेटेड बातें खत्म होती है अब। पक्का बेटा? सर टैरिफ वैल्यू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 बोलता है टैरिफ वैल्यू। सर गवर्नमेंट इज पावर टू नोटिफाई सर्टेन गुड्स
8% 4 गुड्स नोटिफाई करी हुई बेटा, जिस पर टैरिफ वैल्यू फिक्स किया हुआ है, और टैरिफ वैल्यू फिक्स करे तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है। योर टैरिफ वैल्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, और उसी पे लगेगा क्या, एक्साइज। क्लियर? 8% 4 गुड्स कौन कौन सी बेटा? फर्स्ट रेडीमेड गारमेंट 60% एमआरपी। क्लियर? ज्वेलरी के केस में ध्यान रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो बेचता है बेटा, उसकी जो फर्स्ट सेल प्राइस होती है वही टैरिफ वैल्यू होगी। क्लियर? सर मेकअप प्रिपरेशन सामान वगैरह बेटा। क्लियर? कॉस्मेटिक्स। एंड फोर्थ है क्या सर, गुटखा वगैरह खाते हो बेटा आप लोग। क्लियर? तो ये 4 तरह की गुड्स पे टैरिफ वैल्यू फिक्स किया हुआ है। हाँ है ना, पक्का बेटा, डन। क्लियर? 100% समझना है आपको ये पॉइंट। ओके सर, अच्छा कुछ गुड्स 3 में नोटिफाई कर दी, एमआरपी माइनस अबेटमेंट, कुछ गुड्स 4 गुड्स और टैरिफ वैल्यू में लिख दी, वो टैरिफ वैल्यू, और जो बच गई उसका क्या होगा, उसके तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही विश्वास करना पड़ेगा, और जहां विश्वास की बात आती है वहां विश्वासघात होता है। इसलिए सर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम तुम पे विश्वास तभी करेंगे, तुम्हारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर goods are sold for delivery at the time of removal from the place of removal where buyer and seller are not related and price is the sole consideration। हाँ है ना, पर अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो रेफर वैल्यूएशन रूल्स, वैल्यूएशन रूल पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू। नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू मींस द प्राइस एट व्हिच ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स इज सोल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे। मंथली नहीं होता है बेटा ये। हाँ है ना, एनटीवी, और मोर देन 1 एनटीवी था तो लोएस्ट, केवल एमआरपी में हाईएस्ट काम आता है, बाकी हर जगह लोएस्ट काम आएगा। हाँ है ना, यस सर। क्लियर? अब सर रूल चालू होता है, रूल नंबर 4 बोलता है अगर आपने फ्री सैंपल दे दी, क्या दे दिया बेटा आपने, when there is no sale price, when there is no transaction value, when there is no sale at all, तो ऐसे केस में सिमिलर गुड्स की एनटीवी। हाँ है ना, प्रिवेलिंग 8 or about the same time, 8 or about the, इसमें 1 month नहीं देखने का बेटा, 8 or about the same time। क्लियर? सेम डे हो तो ठीक है, नहीं तो नियरेस्ट डे। क्लियर? समझ मेरी बात, उसकी एनटीवी मोर देन 1 एनटीवी है तो लोएस्ट। हाँ है ना, रूल नंबर 5 बोलता है व्हेन प्लेस ऑफ डिलीवरी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल, तो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल प्राइस टू अराइव एट असेसेबल वैल्यू। आपने कस्टमर जितना भी चार्ज किया सब ऐड कर देना बेटा, और लेस देना एक्चुअल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हाँ है ना, और हाँ अगर आप चाहो यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज किया तो यू कैन ऑप्ट फॉर इक्वलाइज फ्रेड मेथड सिस्टम आल्सो। क्लियर? और ध्यान रखना अगर रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप फैक्ट्री गेट पे ट्रांसफर हो गया, एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो रूल नंबर 5 अप्लाई नहीं होगा, और एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का कोई लेना देना है ही नहीं। क्लियर? पक्का एक्यूरेट मीटर्स लिमिटेड जजमेंट आया हुआ बेटा ये वाला। हाँ है ना, यस सर। सर रूल नंबर 6 बोलता है व्हेन प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, तो प्राइस के अलावा जो भी कंसीडरेशन दिया लिया उसकी नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसका फेयर मार्केट वैल्यू विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। हाँ है ना, चलो उसके एग्जांपल्स क्या कहते हैं बेटा, अगर मैंने जॉब वर्कर को कोई गुड्स बनाने के लिए दिया तो उसने जॉब वर्क चार्ज किया, प्लस मैंने जो भी रॉ मटेरियल मोल्ड्स डाई जिग्स वगैरह दिया उसका फेयर मार्केट वैल्यू विल बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द जॉब वर्कर। हाँ है ना, ओके। सेकंड एग्जांपल था बेटा, अगर मैंने आपको एडवांस दिया और उस एडवांस की वजह से डिस्काउंट दिया आपने, विच इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी, तो जितना डिस्काउंट दिया, क्लियर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन। पर सर आपको जो एड बैक करना है नोशनल इंटरेस्ट ऐड करना है, क्या ऐड करना है बेटा। अब अगर क्वेश्चन में अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, तो वो ऐड करना, और वो नहीं दिया हो तो जितना डिस्काउंट दिया वही ऐड बैक करना। पर सुनो, आपने जो एडवांस दिया उसको उसने कहा इन्वेस्ट किया, कितना कमाया कितना नहीं कमाया, उससे कभी कंसर्न नहीं रखने का। ओके, पहले क्या देखने का, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो नहीं हो, क्वेश्चन नहीं दिया तो एक्चुअल डिस्काउंट दे वही ऐड कर देना, पर उसने कितना कमाया कितना गवाया, आपने जो एडवांस दिया उससे कोई कंसर्न नहीं है। क्लियर? प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। सुनो, फिएट इंडिया का जजमेंट आया था बेटा पहले, जिसको मोदी सरकार ने आते ही उड़ा दिया बेटा, याद आया क्या आपको। तू कंटिन्यू सालों साल नुकसान में काम कर, लॉस पे काम कर, अनटिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बायर से तेरे को कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। क्लियर? कुछ और कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो प्राइस विल बी द सोल कंसिडरेशन, भले जानबूझ के लॉस से बेच, कोई कंसर्न नहीं है। हाँ है ना, यस सर। रूल नंबर 7 बोलता है 2 तारीख को डेपो पे एनटीवी कितना था, अरे 2 तारीख को एनटीवी कितना था डेपो पे, याद आया क्या, 1300, याद आया बेटा 1300। क्लियर? उस पे एक्साइज पे करना है। हाँ है ना, जब भी गुड्स डेपो से सेल किया तो प्लेस ऑफ रिमूवल इज डेपो, बट टाइम ऑफ रिमूवल इज टाइम व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फैक्ट्री। इसलिए 2 तारीख दिन जो फैक्ट्री से निकाला उस दिन डेपो पे जो एनटीवी था 1300, उस पे एक्साइज पे करना है। बोलो यस सर। ओके सर, कैप्टिव कंजम्पशन क्या क्या बेटा मैंने, और अगर फाइनल गुड्स पे एक्साइज नहीं पे करना तो आईएमजी पे करना है, पर किस अमाउंट पे करना है, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे एक्साइज पे करना है। हाँ है ना, पक्का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू फैक्ट्री, नॉर्मल लॉस, ये सब ऐड होगा बेटा। एबनॉर्मल लॉस नहीं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सर, नॉर्मल एडमिन ओवरहेड नहीं, क्लियर, मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, एबनॉर्मल लॉस नहीं। क्लियर? समझे मेरी बात।
क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे हम 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर, उस पर लगेगा एक्साइज कौन सी गुड्स पर, कैप्टिव जो कंज्यूमर किया आपने उस पर, हाँ है ना, यस सर, पक्का, ओके, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू और थ्रू रिलेटेड पर्सन अदर देन आईसीयू, याद है रूल नंबर 9, आईसीयू इंटरकनेक्टेड के लिए रूल नंबर 10 लगता है, बाकी के लिए रूल नंबर 9 लगता है। रूल नंबर 9 कहता है क्या, इफ गुड्स आर सोल्ड टू रिलेटेड और थ्रू रिलेटेड, अगर सर टू है तो घर में ही काम आया सीओपी प्लस 10%, और थ्रू है तो बेटा इस रिलेटेड ने आगे अनरिलेटेड जितने बेचा, क्लियर, या फिर रिटेलर को जितने बेचा, 2 तारीख के दिन की एनटीवी पे मैं एक्साइज पे करूंगा, हाँ है ना, क्लियर, बिटवीन दिस रिलेटेड पर्सन एंड हिज अनरिलेटेड बायर और हिज रिलेटेड रिटेलर्स, क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का बेटा, डन। और हाँ, मैंने रिलेटिव को तो रूल नंबर 11 रिलेटेड रूल नंबर 9 पर आंसर वही आएगा बेटा, हाँ है ना, क्लियर, पक्का बेटा, डन। और हाँ, अगर आप ये प्रूव कर दो कि रिश्ता रिश्ते की जगह, धंधा धंधे की जगह, याद है जीरोग्राफिक लिमिटेड जजमेंट आया हुआ बेटा कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, पर जानना इस रूल का कोई मिसयूज नहीं करने का, हाँ है ना, इस जजमेंट का कोई मिसयूज नहीं कर ले बेटा, क्लियर। रूल नंबर 10 बोलता है आईसीयू के लिए एब्सोल्युटली सेम रूल है, रूल नंबर 10A, इफ फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन जॉब वर्क बेसिस, क्या बोला बेटा, इफ फिनिश्ड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन जॉब वर्क बेसिस, और अगर मैं फिनिश्ड गुड्स जॉब वर्क से कस्टमर बेच रहा हूं तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ही एक्साइज पे करना है, पर फिनिश्ड गुड्स में कहीं और लेके आ रहा हूं और वहां से कस्टमर बेच रहा हूं तो हु इज द मैन्युफैक्चरर, जॉब वर्कर इज द मैन्युफैक्चरर, इसलिए वहां से जब निकले तब लाइबिलिटी आएगी बेटा, अब वहां से मैं कहीं और लेके आ रहा हूं और यहां से बेच रहा हूं तो इस अदर प्लेस पे 2 तारीख दिन, मतलब वहां से जब रिमूव होता उस दिन मेरे यहाँ पे एनटीवी जो होगा उस अमाउंट पे जॉब वर्कर एक्साइज पे करेगा, बोलो यस सर। रूल नंबर 11 बोलता है क्या, बेस्ट जजमेंट, हाँ है ना, यस सर। फिर देयर इज एन एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 41A, प्राइस कम ड्यूटी, याद आया क्या, मैंने सब मिला के आपसे 10 लाख रुपए लिया, कितना लिया बेटा, तो क्या मानेंगे, द 10 लाख इज इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज, अच्छा मैंने आपसे 10% एक्साइज लिया पर बता बड़ा बाद में कि 20% वाज द रेट ऑफ एक्साइज, तो दैट प्राइस विल बी कंसीडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ 20% एंड अकॉर्डिंगली एक्साइज विल बी पेड, हाँ है ना, पर ध्यान रखना लाइफ में कभी भी ध्यान रखना बेटा, मैंने आपसे अगर ज्यादा एक्साइज ले लिया है तो आई विल हैव टू पे द एक्साइज एज इट इज टू द गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 11D, हाँ है ना, क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का बेटा, हाँ कम लिया तो पे तो ज्यादा ही करना है, ऐसा नहीं कि कम ही पे करूंगा, क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का बेटा, डन। सर पागल जैसा बिल, इंक्लूजन्स इन एंड एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्लियर, याद है पागल सा बिल, सर सारी को सारे एक्सपेंस आपने बिल में जो लिखे हैं, जो कस्टमर से रिइंबर्समेंट लिया या किसी भी नाम से रिकवर किया, दोज विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, और उसमें भी क्या लगेगा, एक्साइज लगेगा, हाँ है ना। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ बोट आउट पार्ट्स हमेशा ऐड करना है, अच्छा बोट आउट एक्सेसरीज, अगर बोट आउट है बेटा, एक्सेसरीज है बेटा, तो परचेस करे साथ में सप्लाई करी, दोज आर नॉट एसेंशियल, तो ट्रेडिंग हो गया, क्या हो गया बेटा, ऐड नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमेशा ऐड करना बेटा, अच्छा इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग चार्जेस, इफ इट रिजल्ट्स इन मूवेबल प्रॉपर्टी तो ऐड करना है, इफ इट रिजल्ट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ऐड नहीं करना, हाँ है ना बेटा, यस सर, समझे मेरी बात, ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो अजम्पशन वाला पॉइंट रहेगा बेटा इसके अंदर, क्लियर, समझे। एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स नॉट रिलेटिंग टू फैक्ट्री, भाई साहब ऐड करना है क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सेल प्राइस है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू बेटा, क्या है ये, ट्रांजैक्शन वैल्यू सेल प्राइस, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था रोल नंबर 8 में, ओके क्लियर। अच्छा जानबूझ से कनेक्ट करवाए, गलती करवाए जानबूझ के, कारण क्या है सर, अब याद रहेगा आपको, हाँ है ना, ध्यान रखना बेटा, क्लियर, बैक ऑफ द माइंड में हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चलता है, सर सेल प्राइस, ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सेल प्राइस, सर एडमिन ओवरहेड हो, धर्मादा हो, क्लियर, सारे कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी कॉस्ट हो, एवरी कॉस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, बोलो यस सर, समझे मेरी बात। अच्छा पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, स्पेशल हो, वेरी वेरी स्पेशल हो, कैसा भी हो, ऐड हमेशा करना है बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात, बस एक केस में ऐड नहीं करना है, अगर रिटर्नेबल हो, क्या हो बेटा, क्लियर, तो उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट, हायर चार्ज उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, पर पूरी कॉस्ट का पूरा कॉस्ट उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, हाँ है ना, समझे वाली बात। अच्छा भले आपने बाद में रिटर्न किया नहीं किया वो एक अलग बात है बेटा, पर आपका रिटर्नेबल अगर है तो लेस करना है, उसको वैल्यू में कभी भी ऐड नहीं करना, क्लियर, पक्का, 100% गुड, समझे क्या मेरी बात, ओके। सर आफ्टर सेल सर्विस चार्ज, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्ज, ध्यान रखना, इफ चार्ज बाय द मैन्युफैक्चरर तो ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करना। टीवीएस मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड में उन्होंने डीलर्स ने चार्ज किया था, किसने चार्ज किया बेटा, इसलिए ऐड नहीं करते, हाँ है ना, पक्का बेटा, 100% एडवर्टाइजमेंट डन बाय द मैन्युफैक्चरर ऐड करना है, क्लियर, डन बाय समबडी एल्स, बट सर बोर्न बाय द मैन्युफैक्चरर तो ऐड करना है, बट नॉट बोर्न बाय मैन्युफैक्चरर ऐड नहीं करना। इफ द एडवर्टाइजमेंट डन बाय द जॉब बाय द प्रिंसिपल ब्रांड ओनर एंड गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द जॉब वर्कर, तो क्या मैंने जॉब वर्कर के बिहाफ पे ऐड दिया गया बेटा, नहीं, तो मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर बेटा कभी भी ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे खर्चा नहीं किया है, हाँ है ना, यस सर, पक्का बेटा। और कह रहा हूं मैं, कमीशन पे टू द एजेंट हो, कोई भी गुड्स हो यार, कोई भी कॉस्ट हो, अप टू प्लेस ऑफ रिमूवल विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स,
आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन अप टू प्लेस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स. क्लियर, समझे मेरी बात? हाँ, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन विल ऑलवेज फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स. हाँ है ना, पक्का. एक्सक्लूजन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू. सबसे पहला एक्सएलडी पेड और पेबल टू द गवर्नमेंट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गुड्स. सेकंड क्या है? सेल्स टैक्स, वेट, सीएसटी और अदर लोकल टैक्सेस व्हिच आर एक्चुअली पेड और पेबल टू द गवर्नमेंट व्हिच आर is to be excluded from the value of the goods to arrive at assessable value. हाँ है ना, विचार. मान लो मैंने कस्टमर से 10% कलेक्ट किया पर मेरे को 75% वेट रिमिशन लाउ था और मैंने केवल 2.5% ही गवर्नमेंट को पे करना है बेटा. क्लियर? तो एक्चुअली पेड और पेबल कितना बेटा? 2.5%. तो 75% वेट रिमिशन में को पे नहीं करना बेटा गवर्नमेंट को. दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स. और उस पे भी क्या लगेगा? एक्साइज. जजमेंट भी आया हुआ है, सर्कुलर भी आया हुआ है, क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में. ओके डन. सर डिस्काउंट गिवन टू द बायर ऑलवेज एक्सक्लूडेड बेटा, ऑलवेज एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट वो अगर एडवांस की वजह से डिस्काउंट हो जाता है कि विच इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी तो बात अलग होगी. पर सर सुनना, केस डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, हमेशा ले होगा बेटा क्योंकि नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी होती है हमेशा. अग्रीड? पक्का? यस सर. समझे मेरी बात? ओके सर. इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स. क्लियर? एंड सर बैंक चार्जेस फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक क्लियर विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स क्योंकि इनका सेल पे से कोई मतलब नहीं है. और चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन भी गॉन. So, the next point, next chapter, the SANVAT credit. उससे पहले आप मुझे बताओ ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्यों मिला सर? क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है, which includes rupees 100 on which you already paid the tax, और वापस से पूरे 140 including 100 पे टैक्स लग रहा है. So to avoid the multiple tax and cascading effect 10 का क्रेडिट मिला. हाँ है ना? ओके. मैं मैन्युफैक्चरर हूं या सर्विस प्रोवाइडर हूं. क्लियर? मैंने परचेस पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया या कस्टम्स स्टार वाला पे किया, उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा वेदर फॉर पेइंग एक्साइज लायबिलिटी और सर्विस टैक्स लायबिलिटी से कंसर्न नहीं है. ओके. मैंने इनपुट परचेस किया, इनपुट सर्विस परचेस किया, कैपिटल गुड्स परचेस किया, उसको यूज में लिया आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विसेज प्रोवाइड करने में. एंड सर उसके परचेस करने पे जो मैंने एक्साइज सर्विस टैक्स या कस्टम स्टार वाला पे किया उनका सर्टिफिकेट मिलेगा जो यूज करेंगे हम किसको? आउटपुट गुड्स या सर्विस पे लायबिलिटी एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स पे करने के लिए उस क्रेडिट को यूज करेंगे और बैलेंस 4 पे कर देंगे. बोलो यस सर. क्या परचेस किया बेटा? इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? फॉर अ मैन्युफैक्चरर, फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर, फॉर अ मैन्युफैक्चरर कैपिटल गुड्स मींस 8 गुड्स. याद है बेटा आपको? फॉर अ मैन्युफैक्चरर कैपिटल गुड्स मींस 8 पॉइंट्स. याद है? फर्स्ट गुड्स, all the goods covered in chapter number 82, 84, 85, 90, 6804, 6805, 8606, 92 of schedule 1 of CETA. हाँ है ना? Second, pollution control equipment. Third, parts and components and accessories of above 2. Fourth, molds, dies, jigs and fixtures. Fifth, refractory and refractory materials, tubes, pipes and fitting thereof. Clear? Storage tank. And sir, motor vehicle other than 8702, 8703, 8704, 8711, but including dumpers and tippers. ये 8 goods will be capital goods for a manufacturer if used in the factory of the manufacturer of final goods, plus outside the factory but for generation of electricity or steam or pumping of water for captive use in the factory. Clear? समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना? Yes sir. Clear बेटा? और सर ध्यान रखना, भले डायरेक्टली काम आया या इनडायरेक्टली काम आया क्रेडिट मिलेगा. एंड इम्यूल बॉडीज आर नेवर कैपिटल गुड्स. क्लियर? ओके. ऑफिस इक्विपमेंट, ध्यान सुनना, बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ बेटा इसके लिए. ऑफिस इक्विपमेंट यूज इन द फैक्ट्री विद, सर फैक्ट्री के अंदर जो ऑफिस होता है ना, ऑफिस विद इन द फैक्ट्री, उसमें काम है तो क्रेडिट मिलेगा. अदरवाइज नरीमन पॉइंट वाले मेरे ऑफिस में काम है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्वेश्चन में केवल ऑफिस इक्विपमेंट लिखा हुआ है, मतलब ऑब्वियस बात है ऑफिस वो वाला ऑफिस होता है बेटा, ये वाला तो होता ही नहीं बेटा. क्लियर? इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता है. हाँ है ना? समझे मेरी बात? जब तक स्पेसिफिक नहीं बोलते कि ऑफिस इक्विपमेंट यूज्ड इन द ऑफिस विद इन द फैक्ट्री तब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा. बोलो यस सर. फॉर अ सर्विस प्रोवाइडर कैपिटल गुड्स मींस यही 8 गुड्स यूज्ड इन प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ यूज. समझे? पर सर मोटर व्हीकल्स क्या बोला बेटा? Design transport goods will be capital goods if used in providing following 3 services. First, renting a motor vehicle. Second, अरे बैंड बजा बारात याद है? श्रुति और बिट्टू शामेना इवेंट वाले बेटा याद है? ट्रांसपोर्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस. क्लियर? कोरियर एजेंसी सर्विसेज. क्लियर? इनके मोटर व्हीकल डिजाइन ट्रांसपोर्ट गुड्स विल बी कैपिटल गुड्स. हाँ है ना? मोटर व्हीकल डिजाइन ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स विल बी कैपिटल गुड्स इफ यूज्ड इन प्रोवाइडिंग फॉलोइंग 3 सर्विसेज. फर्स्ट क्या है? रेंटिंग मोटर व्हीकल. सेकंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स. थर्ड, मोटर ड्राइविंग स्किल सर्विसेज. हाँ है ना? और जो मोटर व्हीकल्स कैपिटल गुड्स उनके पार्ट्स, कंपोनेंट्स और चैसिस भी क्या कहलाएंगे? कैपिटल गुड्स कहलाएंगे. एंड क्रेडिट विल बी अलाउड. हाँ या ना?
input means 1, 2, 3, 4, 5. But excludes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Input means all the goods used in the factory of the manufacturer of final goods plus outside of the factory for generation of electricity or steam or pumping of water for captive use in the factory, plus input includes all the goods such as accessories etc. which are supplied along with the final goods, the value of which is included in the value of the final goods, and any of the goods supplied under free warranty. Clear? And fourth are all the goods used in providing output service. है ना? And fifth है all the goods used, all those capital goods जिसकी value up to rupees 10,000 per piece है वो सब input होंगे. है ना? Yes sir. Sir, but you know input excludes light diesel oil, high speed oil or motorized spirit commonly known as petrol etc. But other items of fuel shall be eligible as inputs. Clear? Input excludes cement वगैरह याद है बेटा? Used in construction etc. except in used in providing construction service or works contract service. Clear? Input excludes motor vehicle. Input excludes capital goods except दो case. अगर कैपिटल गुड्स की वैल्यू पर पीस अप टू रुपीस 10,000 वो इनपुट कहलाएगा. सेकंड, एसी मैन्युफैक्चर के लिए एसी का पार्ट क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा. वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स. अगर कैपिटल गुड्स का यू आर मैन्युफैक्चर द मशीनरी और मशीन का पार्ट आपने खरीदा मशीन बनाने के लिए तो दैट विल बी इनपुट फॉर यू गाइस. क्लियर? पर वही पार्ट नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होगा? कैपिटल गुड्स होगा, क्योंकि कोई भी कैपिटल गुड्स का पार्ट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स. पर इफ यू आर मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल गुड्स तो उसका पार्ट खरीदा मैन्युफैक्चर करने के लिए तो वो आपके लिए इनपुट होगा. हाँ है ना? यस सर. Clear? Input excludes kurkure, which are used primarily for personal use or consumption of the employee. Input excludes model, which is no relationship whatsoever with the manufacturer of final goods. हाँ या ना? Sir, electricity और steam जहाँ पावर प्लांट जनरेट हो रही थी बेटा, वहां से पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी किसी और को सप्लाई करी या रेजिडेंशियल कॉलोनी ऑफ एम्प्लॉय में सप्लाई करी तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट विल बी अलाउड. जितना फैक्ट्री में काम है उतना क्रेडिट मिलेगा, बाहर काम है क्रेडिट नहीं मिलेगा. इनपुट सर्विस मींस 1, 2 डुक 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 but excludes 1, 2, 3, 4 drrrr. Sir, input service means all the services used in providing output service. Second, all the services used in or in relation to manufacture of final goods and clearance of final goods but up to the place of removal, and it includes sir modernization, renovation, maintenance, repairs of the factory premises of service provider or any office related to such factory premises, sales, promotion, marketing, accounting, auditing, recruitment, quality control, testing, security services, inward transport of input or capital goods, outward transport of output goods but up to the place of removal. Clear? Sir, storage of the goods but up to the place of removal and blah 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 blah. ये examples रटने की जरूरत नहीं है. Clear? But you know input service excludes construction services and works contract services except in use in providing output construction services or works contract services. हाँ है ना? समझे मेरी बात? इनपुट सर्विस एक्सक्लूड. पापा मेरी कार लेके चले गए थे बेटा, याद है? मैंने कार रेंट पे ले ली. रेंटिंग मोटर व्हीकल इज नॉट अलाउड एज इनपुट सर्विस टू मंगल क्लासेस. बट सर जिनके लिए मोटर व्हीकल्स आर अलाउड एज कैपिटल गुड्स, क्लियर, उनके लिए रेंटिंग मोटर व्हीकल विल बी अलाउड एज इनपुट सर्विस. क्लियर? मैंने अपनी कार का सर्विसिंग कराया, रिपेयर मेंटेनेंस कराया, इंश्योरेंस कराया, क्रेडिट नहीं मिलेगा पर चारधाम वाले को मिल जाएगा. हाँ है ना? क्लियर? तो सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस सर्विस एंड जनरल इंश्योरेंस सर्विस का क्रेडिट इन रेस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल विल बी अलाउड ओनली टू दैट पर्सन फॉर मोटर व्हीकल्स आर अलाउड एज कैपिटल गुड्स. हाँ है ना? पर उसके दो एक्सेप्शन है. मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल एंड इंश्योरेंस कंपनी ने अगर दो सर्विस ली तो क्रेडिट मिल जाएगा. हाँ है ना? क्लियर? इनपुट सर्विस एक्सक्लूड्स गो गोवा गॉन प्राइमरीली फॉर पर्सनल यूज और कंजम्पशन ऑफ द एम्प्लॉई. हाँ है ना? ब्यूटी ट्रीटमेंट, लीव, ट्रैवल, कंसेशन, आपको गोवा भेज दे घूमने फिरने के लिए. क्लियर? पर्सनल जो एम्प्लॉय के लिए कोई भी सर्विस का हमारी क्रेडिट नहीं मिलेगा. हाँ है ना? पक्का? एंड सर कमीशन पे टू द एजेंट फॉर सेल ऑफ ड्यूटेबल गुड्स विल बी एलिजिबल एज इनपुट सर्विस. क्लियर? एंड उसका क्रेडिट मिलेगा. if those are used for providing, if those are used in manufacture, those are used in sale of ड्यूटेबल गुड्स, उसके लिए कमीशन दिया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी. वाला पॉइंट ये था. हाँ है ना? यस सर. पक्का बेटा? डन. ध्यान रखना सर, न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी सर्विस काम है क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर रिपेयर रिनोवेशन के लिए सर्विस काम आई क्रेडिट मिल जाएगा क्योंकि अलग से बोला हुआ है बेटा. हाँ है ना? समझे मेरी बात? पर रिपेयरिंग में खुद की रिपेयरिंग के लिए बेटा, खुद की बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए इनपुट काम आया क्रेडिट नहीं मिलता बेटा, इनपुट सर्विस काम आई क्रेडिट मिल जाता है. हाँ है ना? पक्का? अच्छा, प्लेस ऑफ रिमूवल, आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन बट अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल क्रेडिट मिलता है. पर ध्यान रखना, फॉर द पर्पस ऑफ सैनवर्ड क्रेडिट, फॉर अलाउंस ऑफ सैनवर्ड क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज. प्लेस ऑफ रिमूवल मतलब वो प्लेस जहां पर रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप ट्रांसफर होता है. भले ही आफ्टर दिस फैक्ट्री वेयरहाउस डिपो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वैल्यू गुड्स पार्ट नहीं होता है, पर फिर भी उसका क्रेडिट मिलता है अगर रिस्क रिवॉर्ड ओनरशिप फैक्ट्री गेट से बाद कस्टमर के ट्रांसफर हुई तो वहां तक का क्रेडिट विल बी अलाउड. बोलो यस सर. पक्का बेटा? डन. पॉइंट समझ में आया क्या? अरे क्लियर बेटा? यस या नो? यस सर. सर कैपिटल गुड्स क्लियर, इनपुट क्लियर, इनपुट सर्विस क्लियर. हाँ या ना?
कस्टम चार्ज क्यों हुआ? टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स कस्टम चार्ज हुआ. क्या कस्टमर क्रेडिट कभी भी मिलता है क्या बेटा? नहीं, नहीं, एक्सेप्ट 3-1 और 3-5. वो भी कब? अगर इंडिया में एक्सेस क्रेडिट मिलेगा तो 3-1 का मिलेगा, वेट का मिलता है तो 3-5 का मिलेगा, दोनों का मिलता है तो दोनों का मिलेगा, दोनों में से एक का मिलता है तो एक का मिलेगा, किसी का नहीं मिलता तो किसी का नहीं मिलेगा. हाँ है ना? यस सर, वेरी गुड सर. नाउ पॉइंट इज, कौन कौन सी ड्यूटीज का क्रेडिट मिलता है? रूल नंबर 3 सब रूल 1 ऑफ सैंडविच रूल्स बोलता है कि सर एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, कस्टम स्टार वाले का मिलता है और सर्विस टैक्स का मिलता है. आम जनता, नेता लोग और आमिर खान. याद आया क्या? आम जनता में कौन कौन है? बेसिक से जुड़ी सर, स्पेशल एक्साइज जुड़ी शेड्यूल 2 वाली गुड्स जो है नहीं कुछ भी. एडिशनल ड्यूटी एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस जो एट प्रेजेंट नहीं है बेटा. क्लियर? ये 3 और एक सर्विस टैक्स, चारों क्या है? आम जनता है. क्लियर? इनका क्रेडिट सब में काम आया था बेटा. क्लियर सर? फिर 2 नेता लोग कौन कौन? एडिशनल ड्यूटी एक्साइज ऑन टीटीए एंड टीटीडब्ल्यू. दोनों नेता लोग ये ऐसे लोग हैं दूसरों की हेल्प कर लेते पर खुद किसी की भी हेल्प नहीं करते, बस खुद की मदद कर लेंगे बेटा ये लोग. हाँ है ना? और फिर आते हैं आमिर खान. 3 आमिर खान है बेटा, ध्यान रखना. क्लियर? धूम 3 में बेटा 2 आमिर खान थे, अपने वाले धूम में 3 आमिर खान है बेटा. कौन कौन? सर एनसीसीडी. क्लियर? सेकंड एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज अंडर सेक्शन 85 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2005. क्लियर? और कृषि कल्याण सेस. इन तीनों को क्रेडिट मिलता है, पर इन तीनों को क्रेडिट खुद के लिए मिलता है. फर्दर इनको पे करने के लिए कोई और क्रेडिट काम नहीं आता. इन तीनों की अपनी अलग दुनिया है सर. सब अपनी अपनी जिंदगी जीते अलग से, ना किसी हेल्प करते ना किसी की हेल्प लेते. हाँ है ना? सत्यमेव जयते. क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा, कृषि कल्याण से, स्वच्छ भारत से ऐसा कोई क्रेडिट नहीं मिलता. क्लियर? क्लीन एनर्जी से ऐसा कोई क्रेडिट नहीं मिलता. इंफ्रास्ट्रक्चर से ऐसा कोई क्रेडिट नहीं मिलता. कॉस्ट में एड करने का सीधा और पे करते हुए कैश में पे करने का. हाँ है ना? समझे सर? 3-1 3-5 क्रेडिट मिलेगा. 3-1 क्रेडिट मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोडक्ट दोनों को मिलता है बेटा, तो पर 3-5 क्रेडिट केवल मैन्युफैक्चर मिलता है, सर्विस प्रोडक्ट को नहीं मिलता. और ट्रेडर को 3-5 का रिफंड मिल जाता है. याद आया बेटा आपको कस्टम में? हाँ है ना? यस सर, पक्का, डन. सर कैपिटल गुड्स. अरे सर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता है, पर कब मिलता है? व्हेन दोस आर रिसीव्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल गुड्स, या एट द प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस, या ऑफिस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, या डायरेक्टली टू जॉब वर्कर. जिस दिन रिसीव हो गया उस दिन में वो क्रेडिट मिल जाएगा. हाँ है ना? क्लियर? सुनना, ध्यान रखना, अगर एक्साइज के पोर्शन का डेप्रिसिएशन ले लिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. क्लियर? समझे मेरी बात? एंड हाँ ध्यान रखना, ओनरशिप जरूरी नहीं है. क्लियर? समझे मेरी बात? जैसे मैंने 1 करोड़ का मशीन खरीदा, 10 लाख रुपए एक्साइज पे किया, तो डेप्रिसिएशन लेने का 1 करोड़ पे लेने का बेटा, 10 लाख का डेप्रिसिएशन नहीं लेने का. 1 करोड़ 10 लाख का डेप्रिसिएशन ले लिया तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. हाँ है ना? इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हो तो एक ऑप्शन है फिर भी. क्लियर? अदरवाइज सर डेप्रिसिएशन नहीं लिया तो ही क्रेडिट मिलेगा 10 लाख का. हाँ 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन उसने मना नहीं किया बेटा मैंने आपको. क्लियर? पक्का 100%. The certificate of duty paid on capital goods can be availed only up to 50% in the year of acquisition, and any remaining balance can be availed in any subsequent financial year. हाँ है ना? पर उसके देर आर 3 एक्सेप्शन, मतलब उन 3 एक्सेप्शन केस में 100% क्रेडिट फर्स्ट से मिल जाएगा. फर्स्ट एसएसआई. क्लियर सर? सेकंड ज्वेलरी वाले एसएसआई, वो 15 करोड़ का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में बेटा है ना? नॉर्मल में 4 करोड़ होता है प्रीवियस ईयर में. क्लियर? ज्वेलरी वाला एसएसआई में प्रीवियस ईयर कितना बेटा? 15 करोड़. तो करंट ईयर में आप एसएसआई कहलाओगे ज्वेलरी वाले, और 100% क्रेडिट विल बी अलाउड ऑफ कैपिटल गुड्स. हाँ है ना? क्लियर? और थर्ड सर कस्टम वाला 3-5. याद आया बेटा? कस्टम वाला 3-5. क्लियर? 100% क्रेडिट फर्स्ट मिल जाएगा. 3-1 कस्टम वाला 3-5, आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी, 3-1 पे किया, 3-5 पे किया, 3-1 का 50-50 मिलेगा, पर 3-5 का 100% मिल जाएगा. 3-5 याद आया? 4% वेट के बराबर जो होता है बेटा. क्लियर? उसका 100% क्रेडिट विल बी अलाउड. हाँ या ना? पर ध्यान रखना, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल में रिमेनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट जब लेने जाओगे, एट दैट टाइम सच कैपिटल गुड्स मस्ट बी इन योर पोजीशन, तो ही क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा. पर उसका भी एक एक्सेप्शन है. क्या? इफ कैपिटल गुड्स आर ऑफ कंज्यूमेबल नेचर. क्लियर? याद है? मोल्ड्स डाइस वगैरह कंज्यूम होगा इसलिए आपके पास नहीं, तो क्रेडिट विल बी अलाउड. कोई दिक्कत नहीं अगर वो कंज्यूम होगा तो. हाँ है ना? यस सर. रिमूवल ऑफ कैपिटल गुड्स एज सच विदाउट यूज, 100% क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स. 100% नहीं लिया तो पहले एक बार ले और फिर रिवर्स का, जितना रिवर्स करता बिल बिल 12 को क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा. क्लियर? सर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, यूज किया और फिर रिमूव किया, तो सर यूज किया और फिर रिमूव किया या यूज कर दिया और फिर रिमूव किया? क्लियर? यूज करा और रिमूव किया तो वेस्टर्न स्क्रैप की तरह रिमूव किया. कैसे रिमूव किया बेटा? तो जितना ट्रांजेक्शन वैल्यू बचा है वेस्टर्न स्क्रैप का, जितना बेचा है बेटा, उस पर जितना एक्साइज पेबल है उतना सैंडविच रिवर्स कर देना बेटा. हाँ है ना? बट इफ कैपिटल गुड्स आर यूज्ड आर रिमूव्ड आफ्टर बीइंग यूज्ड एज कैपिटल गुड्स, वर्किंग कंडीशन रिमूव किया है, तो सर सीसी मिलेगा. कितना मिलेगा बेटा? 2.5% पर क्वार्टर, या पार्ट ऑफ द क्वार्टर
फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग सीसी, क्लियर, इतना क्रेडिट मिलेगा, और इससे एक्सेस अमाउंट जो होगा वो या एक्चुअली पेबल ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स सोल्ड व्हिचएवर इज हायर, इतना क्रेडिट रिवर्स करना है, जितना रिवर्स किया उतना बिल पे लिखने का, बाहर को क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा। पर ध्यान रखना कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर पेरिफेरल में 10-8-5-1-1, हाँ है ना, यस सर। सर 10% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर इन द फर्स्ट ईयर, 8% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर इन द सेकंड ईयर, 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर इन द थर्ड ईयर, 1% फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, क्लियर, इतना सीसी मिलेगा। इससे एक्सेस रिवर्स करना पड़ेगा या एक्चुअल ट्रांसफर वैल्यू, फिर जितना एक्सेस पेबल आता है उतना व्हिचएवर इज हायर उतना रिवर्स करना है, यस या नो, पक्का बेटा, डन। अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स यूज नहीं किया और उससे पहले राइट ऑफ कर दिया बेटा, रूल नंबर 3 सब रूल 5 बोलता है इफ एनी ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, याद है बेटा आपको, इफ एनी ऑफ द कैपिटल गुड्स आर रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट बीइंग यूज्ड, तो सर क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, जब यूज करोगे तब क्रेडिट वापस से ले लेना। इंटरेस्ट क्या था बेटा, क्योंकि देयर आर चांसेस कि आप मशीन को यूज नहीं करोगे बेच दोगे बेटा, इसलिए पहले रिवर्स कराया उन्होंने क्रेडिट, हाँ है ना, यस सर, क्लियर। कैप्टिव माइंस में कैपिटल गुड्स काम है, क्रेडिट विल बी अलाउड। कोई कैपिटल गुड्स अगर चल रहा है और देखो बूम आग लग गई, तो भी सर क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट विल बी अलाउड, हाँ है ना बेटा, यस सर, समझे मेरी बात, ओके। इनपुट का क्रेडिट कब मिलता है, when those are received in the factory of the manufacturer of final goods, yeah, at the office of service provider, at the place of providing output service, directly to जो वर्कर भेज दिया उसको रिसीव हो गया, मैं वो क्रेडिट मिल गया, हाँ है ना बेटा। ऑनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड, पोजीशन इज रिक्वायर्ड। जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट ले रहे हो उस डॉक्यूमेंट के इश्यू होने के 1 ईयर के अंदर क्रेडिट अवेल करना, बाद में क्रेडिट नहीं मिलेगा भूल गए तो। पर ध्यान ना, ये 1 ईयर का लिमिट जो है वो फर्स्ट टाइम अवेलमेंट के लिए रीअवेलमेंट के लिए अप्लाई नहीं होता, क्लियर। ये 1 ईयर का लिमिट कैपिटल गुड्स में नहीं बेटा, इनपुट और इनपुट सर्विस में, क्लियर, समझे मेरी बात। कैपिटल गुड्स में तो भूल गए तो 3 साल बाद भी क्रेडिट ले सकते हो अगर डेप्रिसिएशन नहीं लिया एक्साइज के अमाउंट का, तो हाँ है ना बेटा। पर इनपुट जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे क्रेडिट ले रहे हो उस डॉक्यूमेंट के इश्यू होने के 1 साल के अंदर क्रेडिट लेना पड़ेगा, यस या नो, पक्का बेटा। अवेल करने के लिए लिमिट है बेटा, समझे मेरी बात। यूज तो तेरी मर्जी हो तब कर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ है ना। अच्छा, जितना रिसीव हुआ उतना ही क्रेडिट मिलेगा, अगर ट्रांजिट लॉस हो गया बेटा क्या हो गया, तो जितना रिसीव हुआ उतना ही मिलेगा। पर हाँ, इफ ट्रांजिट लॉस वाज विद इन द नॉर्मल लिमिट, तो ऐसे केस में पूरा क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज जितना रिसीव हुआ उतना ही क्रेडिट मिलेगा। और हाँ, अगर वेयरहाउस की परमिशन मिल गई, किसकी मिल गई बेटा, रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग, तो जिस दिन वेयरहाउस में रिसीव हुआ उस दिन क्रेडिट मिल जाता है, हाँ है ना। एसीडीसी कैन ग्रांट द परमिशन ऑफ वेयरहाउस इफ ही सेटिस्फाइड की, अरे मैंने क्या बनाया, मान लो चॉकलेट्स, क्या बनाया बेटा, चॉकलेट, और चॉकलेट बनाने के लिए इनपुट क्या कमाया, मिल्क, क्रीम वगैरह। अब फैक्ट्री में स्टोर कैसे करूंगा बेटा, मैं कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्ड बेटा, इसलिए तो ऐसे केस में अगर मेरे को कमिश्नर एसीडीसी ने परमिशन दे दी, मेरी फैक्ट्री में स्टोरेज कैपेसिटी कम है, मेरे इनपुट का नेचर ऐसा कि दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द फैक्ट्री, तो ऐसे केस में ही मे अलाउ स्टोरेज ऑफ सच गुड्स इन अ वेयरहाउस आउटसाइड द फैक्ट्री, और वहां रिसीव किया तो भी क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ है ना। एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री आता है, एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री, यस सर, एज पर रूल नंबर 8 ऑफ द सैनिटरी रूल्स, यस या नो, पक्का बेटा, डन। सर रिमूवल ऑफ इनपुट एज सच विदाउट यूज, तो 100% क्रेडिट रिवर्स कर, क्लियर। अच्छा, आफ्टर यूज वाला पॉइंट तो इसलिए था ही नहीं बेटा, क्लियर सर। बट इनपुट्स रिटर्न ऑफ कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स विदाउट बीइंग यूज्ड, AS2 याद आया, क्लियर सर। अगर आपने इनपुट्स रिटर्न ऑफ कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ध्यान रखना जितनी यूनिट्स राइट ऑफ करी, क्या बोला बेटा ने, उतनी यूनिट्स का 100% क्रेडिट रिवर्स करना है, भले उतनी यूनिट्स को आपने पार्टली राइट ऑफ किया, फुल राइट ऑफ किया, उससे कंसर्न नहीं है, क्लियर बेटा। ध्यान रखना, पीएम में आंसर गलत दे रखा है बेटा, है ना, अपने दे रखा है, सही दे रखा है, ओके, यस सर। एंड सर, अगर मेरे फाइनल गुड्स पर रेमिशन मिल गया, इस पर रूल नंबर 21 याद है, आग लगी थी फैक्ट्री में, फाइनल गुड्स पे अगर रेमिशन मिल गया तो उसमें काम मान लो इनपुट और इनपुट सर्विस का क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। पर सर इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाता है उसका रिवर्स, सॉरी कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाता है उसका रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। फाइनल गुड्स पे अगर रेमिशन मिला तो उसमें काम मान ले इनपुट एंड इनपुट सर्विस का क्रेडिट रिवर्स करना है, कैपिटल गुड्स से रिवर्स नहीं करना, हाँ है ना, यस सर, पक्का बेटा। अगर मैंने कोई इनपुट या सेमी फिनिश्ड गुड्स या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के भेजा तो आई कैन सेंड विदाउट रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, पर कंडीशन क्या है, 180 डेज में गुड्स आ जाना चाहिए, और कैपिटल गुड्स के केस में 2 इयर्स में नहीं आया तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, जब आएगा तो क्रेडिट वापस से ले लूंगा। और अगर मोल्ड्स, डाइस, जिग्स वगैरह भेजे, टूल्स वगैरह भेजे तो भेज दो, कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं, और वहां पे टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि 2000 ऑफ कंज्यूमेबल नेचर, वेरी गुड, पक्का बेटा, यस सर। और मेरे को जॉब वर्कर से कस्टमर के भेजना हो तो रूल नंबर 4/6 बोलता है क्या, मैं एसीडीसी परमिशन लेता हूं और सबसे परमिशन वैलिड फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, वही से कस्टमर के भेजना हो तो, हाँ है ना, यस सर, पक्का बेटा, यस सर। सर ट्रांजिशन, मेरा गुड्स एग्जिम था, क्या था बेटा, तो जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स खरीदा कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो सर अब जो भी परचेज करूं सबका क्रेडिट मिलेगा, पर उसका टेंशन नहीं, टेंशन किसका है, व्हाट अबाउट ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स ऑलरेडी परचेज इनपुट कैपिटल गुड्स से क्या होगा बेटा, क्लियर, ऑलरेडी परचेज इनपुट जितना भी स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट शेल बी अलाउड, इनपुट सर्विस का नहीं मिलेगा। और कैपिटल गुड्स को परचेज किए अगर 2 साल नहीं हुए
तो क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। क्लियर? अब मेरे गुड्स टैक्सेबल हो गए बेटा, जो भी परचेज करूंगा सबका क्रेडिट मिलेगा। वापस क्या हो गया? एग्जम्प्ट हो गया। जितना भी इनपुट स्टॉक में उसका क्रेडिट रिवर्स, एनी रिमेनिंग बैलेंस विल लैप्स। क्लियर? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? खत्म किस्सा। बच्चा छोटा था, एसएसआई का ट्रांजेक्शन याद आया बेटा आपको? बच्चा छोटा था, टैक्स पे नहीं करता, तो जितना भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा, वो भी 100% फर्स्ट टाइम मिल जाएगा। है ना? समझे? बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया, जितना भी इनपुट स्टॉक में उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट सर्विस का नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड्स का वो वैसे भी ले चुका बेटा। बच्चा बड़ा है, जो भी नया परचेस करेगा सबका क्रेडिट मिल जाएगा। बच्चा वापस क्या हो गया? छोटा हो गया, जितना भी इनपुट स्टॉक में उसका क्रेडिट रिवर्स, एनी रिमेनिंग बैलेंस विल लैप्स, पर कैपिटल गुड्स का लैप्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार आप बोल दो मुझे, ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? जल्दी बताओ। क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे, which includes rupees. So to avoid the multiple tax and cascading effect, 10 का क्रेडिट मिला। पर सर मेरी फैक्ट्री में जो बनता है वो क्या है? पेन। पेन पे एक्साइज एग्जेम्प्ट है, तो बताओ इसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा क्या बेटा? नहीं। पर सर मेरी फैक्ट्री में क्या बनता है? मार्कर्स आर ड्यूटेबल, तो यू टेल मी इसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? मिलेगा। मेरी फैक्ट्री में दोनों बनते हैं मालिक। आहा, याद आया, मेरी फैक्ट्री में दोनों बनते हैं। सर पहली बात तो सर, अच्छा कोई कैपिटल गुड्स केवल इसमें काम आया, क्रेडिट मिलेगा। कोई कैपिटल गुड्स केवल इसमें काम आया, नहीं मिलेगा। कॉमन काम आया, पूरा मिल जाएगा। हाँ है ना? समझे? पर झगड़ा किसका है? इनपुट और इनपुट सर्विस का। और इनपुट सर्विस के लिए बोलता है सर क्या? एक काम करो, रूल नंबर 6 लगाओ। रूल नंबर 6 क्या बोलता है बेटा? इनपुट सर्विस का एक बार पूरा क्रेडिट ले लो, फिर जितना इसमें काम हो क्या कर दो? रिवर्स। अब कितना इसमें काम है मालिक, यही तो नहीं पता हमें। क्लियर? इसलिए रूल नंबर 6 ने 2 ऑप्शन दिए। रूल नंबर 6 सब रूल 3 बोलता है क्लोज 1 क्या? इसकी वैल्यू का 6% या एग्जम्प्ट सर्विस के केस में 7% रिवर्स कर देना। हाँ है ना? यस सर। ऑप्शन 2 क्या बोलता है? प्रोपोर्शनेट पार्टनरशिप फॉर्म, प्रीवियस फाइनेंशियल के एनुअल टर्नओवर के हिसाब से रिवर्स कर देना। क्लियर? फिर जब ईयर एंड होगा तब करंट ईयर के हिसाब से, एक्चुअल टर्नओवर के हिसाब से देखना कितना रिवर्स करना था, कितना रिवर्स किया, जो भी प्लस माइनस करना वो एडजस्टमेंट कर लेना। पर ध्यान रखना, वो प्रोपोर्शनेट पार्टनरशिप फॉर्म केवल कॉमन सीसी के लिए करना है। किसके लिए करना बेटा? कोई इनपुट या इनपुट सर्विस केवल इसमें काम आ रहा है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो है इनएलिजिबल सीसी। क्या है बेटा? ये दया टोटल सीसी लिया मान लो जनवरी मंथ में कितने का? 20 करोड़ का, उसमें 6 करोड़ केवल इसमें काम आया बेटा, वो इनएलिजिबल सीसी। 4 करोड़ का क्रेडिट ऐसा था जो केवल इसमें काम आया है, वो क्या है? एलिजिबल सीसी। बचा कितना? 10 करोड़, वो कॉमन सीसी, उसके लिए प्रोपोर्शनेट पार्टनरशिप फॉर्म। बोलो यस सर। और बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है बेटा? फर्स्ट ये 6% 7% वाला बेटा, सेकंड प्रोपोर्शनेट पार्टनरशिप वाला जो पढ़ाया मैंने, और थर्ड उनको बोला टोटल सीरीज जो लिया तुमने उसका 50% हर महीने रिवर्स कर देना। मस्त रहना। बोलो यस सर। जो चॉइस आपको लेनी लीजिएगा, दिमाग खराब मत करना। क्लियर? ऑप्शन दे बेटा तीनों। क्लियर? पक्का? यस सर। और हाँ ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन था ना, फर्स्ट ऑप्शन बेटा कौन सा? 6% या 7%। अब मान लो जिस महीने में रिवर्स कराऊं 6% 7% के हिसाब से, उस मंथ के एंड पे मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 70 ऑफ इनपुट सर्विस है ही 5 लाख रुपए बेटा। ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, इस मंथ में लिया कितना? 4 लाख। क्लियर? टोटल कितना हो गया बेटा? 5 लाख। अरे हाँ है ना? तो और सर आप मुझे बताओ, मैं तो मान लेता हूँ सारा इनपुट सर्विस इसी में काम आया है, तो भी मैक्सिमम क्रेडिट कितना रिवर्सिबल आएगा बेटा? 5 लाख ही आएगा बेटा। हाँ है ना? इसलिए ऑप्शन 1 में ऑप्शन ये दे रखा है कंडीशन कि 6% 7% रिवर्स करो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अवेलेबल बैलेंस एट द क्लोज ऑफ द मंथ। हाँ है ना बेटा? और क्लोज ऑफ द मंथ में कितना बैलेंस था बेटा? इनपुट सर्विस का 5 लाख, तो मैक्सिमम उतना ही रिवर्स करना है। हाँ है ना बेटा? 100%। यस सर। ओपनिंग बैलेंस उस महीने का और जितना क्रेडिट अवेल किया उस महीने में इनपुट सर्विस का, उतना ही मैक्सिमम रिवर्स करना ऑप्शन 1 में बेटा। हाँ है ना? क्योंकि ऑप्शन 1 में मेरी सेल प्राइस होगी पेन की, उसका 6% रिवर्स करना है। अब मैंने एक्चुअल क्रेडिट कितना लिया उसका कंसर्न था क्या बेटा? तो देयर आर चांसेस कि अमाउंट कभी एक्सीड कर जाए बेटा, इसलिए मैक्सिमम वो लिमिट दे रखी है। हाँ है ना? अच्छा ये झगड़ा ऑप्शन 2 में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें जितना क्रेडिट लिया उसी का प्रोपोर्शन कर रहे हैं नहीं बेटा। समझे मेरी बात? क्लियर? पक्का? 100% डन सर। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आवाज सबकी नहीं आ रही है? क्लियर? और हाँ ध्यान रखना, पर मैंने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किया क्या बेटा? क्या क्या बेटा? या डिम्ड एक्सपोर्ट किया क्या क्या बेटा?
या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है या SEZ को प्रोवाइड करी बेटा सर्विसेज, तो ऐसे केस में भले सर्विस टैक्स एक्साइज एग्जम्प्ट है, फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता है, वहां रूल नंबर 6 लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू रूल नंबर 6। हाँ है ना बेटा, समझे मेरी बात? पक्का? आंसर द एंटायर रूल नंबर 6 गोवा गॉन। अरे याद है क्या रे? क्लियर? ओके, रूल नंबर 5 जो बीच में बाकी था मेरा भी, वो बात करते हैं। सर रूल नंबर 5 बोलता है अगर मैंने मेरा आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस क्या करी बेटा, एक्सपोर्ट करी या डिम्ड एक्सपोर्ट करी, तो नो डाउट उस पर टैक्स एग्जम्प्ट है, फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता है। और क्रेडिट अगर काम आए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन ऑल्सो क्लेम, पर ओनली इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है। हाँ है ना? क्लियर? और सब मैं 100% ईओयू अगर होता तो परचेज भी टैक्स पे करता ही नहीं। मैं तो नॉर्मल एक्सपोर्ट बेटा, कुछ एक्सपोर्ट करता हूं, कुछ लोकल मार्केट में बेचता हूं, तो जो एक्सपोर्ट किया उसी के रेस्पेक्ट के इनपुट और इनपुट सर्विस का रिफंड मिलेगा ना यार। तो उसके लिए प्रोपोर्शन करने का फॉर्मूला दे रखा है रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 बोलता है सर मैक्सिमम रिफंड आपको कितना मिलेगा, एक्सपोर्ट टर्नओवर गुड्स प्लस एक्सपोर्ट टर्नओवर सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट सीसी, जो अमाउंट आएगा उतना ही मैक्सिमम रिफंड मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। हाँ या ना? पक्का बेटा? यस सर। क्लियर? अब सर इस फॉर्मूले के हिसाब से आप जब रिफंड लेने गए तो मान लो रिफंड बना था 10 लाख रुपए, कितना बना था बेटा? पर सर सैन्युअल अकाउंट में बैलेंस कितना है बेटा? 8 लाख रुपए, कितना है बेटा? तो मैक्सिमम रिफंड मिलेगा कितना बेटा? 8 लाख ही मिलेगा। अब 8 लाख के लिए आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया तो पहले 8 लाख रुपए सैन्युअल अकाउंट से कम कर, पर पता पड़ा सैंक्शन हुआ केवल 6 लाख, तो 2 लाख का क्रेडिट वापस से ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना? क्वार्टरली रिफंड के लिए अप्लाई करना, और यहाँ पे क्वार्टर का मतलब होगा फाइनेंशियल क्वार्टर। हाँ या ना? पक्का बेटा? डन। ओके, फिर बात आती है रूल नंबर 7, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर मेरी 4 फैक्ट्री 1 2 3 4 नरीमन पॉइंट ऑफिस, याद है बेटा? कितनी फैक्ट्री मेरी? 4, 1 2 3 4, और ये आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, याद है? जॉब वर्कर बेटा। क्लियर? तो 5 यूनिट हो गई एक तरह से। हाँ है ना? क्लियर? सर इनपुट सर्विस का बिल दिया आपने कहा पे? ऑफिस में, तो वहां बोला कि यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज टू एनी ऑफ योर अदर प्रीमाइसेस अंडर द कवर फॉर ट्रांसफर चालान। पर कोई सर्विस केवल फैक्ट्री 1 में काम आई तो 1 में ट्रांसफर होगा, 2 में काम आई तो 1 और 2 दोनों में काम आई तो दोनों में प्रोपोर्शनल बेटा, 4 में काम आई तो 5 में काम आई तो 5 में। पर प्रोपोर्शनल करेंगे किस रेशियो में बेटा? प्रीवियस ईयर का एनुअल टर्नओवर। क्लियर? और प्रीवियस ईयर टर्नओवर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में वो लास्ट क्वार्टर जब चारों का टर्नओवर अवेलेबल है उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ है ना? क्लियर बेटा? और उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सर ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रूल नंबर 7 का है। अब मान लो मेरी फैक्ट्री में 3 में 2 गुड्स बनते बेटा, एक मार्कर और एक पेन। रूल नंबर 7 क्या बोलता है? मैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, फिर वहां जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बाद आप रूल नंबर 6 लगाते रहना। हाँ है ना? यस सर। और ये जॉब वर्कर वाला पॉइंट, आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट 1 अप्रैल 2016 से आया, जैसे 31 मार्च 2016 से पहले वाला क्रेडिट आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ है ना बेटा? क्लियर? रूल नंबर 7 खत्म होता है। अब रूल नंबर 7 ये बोलता है बेटा क्या? एक सर्विस प्रोवाइडर, कौन बेटा? सर याद आया क्या? अरे एक फोटोग्राफर, उसके 4 स्टूडियो बेटा, कितने स्टूडियो बेटा? 4। क्लियर? चारों धाम में, बॉम्बे, गोवा, ऊटी, मनाली। क्लियर? अब उसने कैमरा खरीदा, मान लो बॉम्बे के अंदर क्रेडिट ले बॉम्बे में बेटा, अब मान लो वही कैमरा लेके गोवा जाएगा, कहीं भी जाएगा बेटा वो, अब लाइब्रेरी ज्यादा कहा गई गोवा में, यू टेल मी क्रेडिट वहां मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए बेटा? क्लियर? इसलिए रूल नंबर 7 ए आया सर्विस प्रोवाइडर के लिए। रूल नंबर 7 बोलता है क्या? अ सर्विस प्रोवाइडर कैन आल्सो ट्रांसफर द क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स to its other premises under the cover of transfer चालान। देखो इनपुट सर्विस का तो रूल नंबर 7 था बेटा, एनीवेज भले वो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर बेटा, बात चल रही है किसकी? इनपुट और कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट ट्रांसफर करता है कौन? सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम वन प्रीमाइस टू अनदर प्रीमाइस अंडर द कवर ऑफ ट्रांसफर चालान। हाँ है ना? समझे मेरी बात? यहां से वहां ट्रांसफर करते कोई दिक्कत नहीं है, बोले यस सर। पक्का? और यहाँ पे कोई प्रोपोर्शन की जरूरत भी नहीं है। हाँ है ना? पर ये फैसिलिटी केवल सर्विस प्रोवाइडर को, मैन्युफैक्चरर को नहीं है। हाँ है ना बेटा? समझे मेरी बात? क्लियर? रूल नंबर 7 खत्म होता है। अब रूल नंबर 8 याद है? एक्सटेंशन फैक्ट्री वेयर हाउस का परमिशन। हाँ है ना? 7 भी इससे कनेक्टेड। अब सुनो, मान लो मेरा इनपुट वेयर हाउस, कौन सा वेयर हाउस? इनपुट में रिसीव, वेयर हाउस में इनपुट रिसीव हुआ, क्रेडिट मैंने ले लिया। अब वहां से जहां जहां जिस फैक्ट्री में गुड्स जाएगा वहां उतना क्रेडिट में वहां पास ऑन करता जाऊंगा। हाँ है ना बेटा? रूल नंबर 7 भी कहता है। रूल नंबर 9 बोलता है डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। क्या बोलता है बेटा? डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। सर किन किन डॉक्यूमेंट के बेस पर क्रेडिट मिलेगा, याद आया क्या बेटा? क्लियर? सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, याद आया बेटा? क्लियर? अरे इनवॉइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, एफएसडी, एसएसडी। क्लियर? इनपुट रिमूव एज सच या कैपिटल गुड्स रिमूव एज सच या पार्शियल याद आया बेटा? उसका क्रेडिट मैंने रिवर्स किया, बायर को मिल जाएगा बिल और उसके बेस पर क्रेडिट ले लेगा। हाँ है ना बेटा? वो सब डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। अरे क्लियर? सप्लीमेंट्री बिल के बेस पर क्रेडिट मिल जाता है। हाँ है ना? पर फ्रॉड के केस में अगर सप्लीमेंट्री बिल इशू हुआ तो क्रेडिट नहीं मिलता। क्लियर? सर मुझे बताओ क्या फोटोकॉपी भी चाल से? आवाज नहीं आ रही है।
चाल से भाई, चाल से, प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी इज नॉट मिसयूटिलाइज। आपको प्रूव करना पड़ेगा मैंने इनपुट होकर रिसीव हुआ है, केवल डॉक्यूमेंट्री मेरा एक बिल गुम गया इसलिए डुप्लीकेट बिल लेके आया हूं, फोटोकॉपी लेके आया हूं, क्रेडिट विल बी अलाउड। हाँ है ना, फोटोकॉपी भी चाल से। सलमान खान ने पूरा गाना बनाया, याद आया बेटा आपको? क्लियर, तू नहीं तो फोटो भी चाल से और फोटो नहीं तो फोटो कॉपी भी चाल से। और सलमान खान कुछ कहते बेटा, देखो दोनों हाई कोर्ट ने बात मान ली बेटा, आप कौन मना करेगा उसको बेटा? क्लियर, इसलिए सर फोटोकॉपी भी चाल से भाई, चाल से। हाँ है ना बेटा? क्लियर, डन। और ध्यान रखना सर, डॉक्यूमेंट के बेस पर क्रेडिट मिलेगा, ये बर्डन टू प्रूव इज ऑन द असेसी नॉट ऑन द डिपार्टमेंट ऑब्वियसली बेटा। क्लियर सर, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, 5 साल तक रखने पड़ेंगे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सबमिट के, याद है बेटा? रिटर्न फाइल करने मंथली बेटा, याद है आपको? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना सबके लिए कंपलसरी। एसएसआई को क्वार्टरली फाइल करना 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एफएसडी एसएसडी रजिस्टर्ड इंपोर्टर को क्वार्टरली पर 15 डेज का टाइम दिया इनको बेटा रिटर्न फाइल करने का। एंड सर्विस प्रोवाइडर को सर और आईएसडी को यहाँ पे लिखा 1 मंथ, पर ध्यान रखना सर्विस प्रोवाइडर के लिए 25 डेज होता है रिटर्न फाइल करने के लिए बेटा। क्लियर, रिटर्न रिवाइज करने का टाइम है 90 डेज, यहाँ लिखा 60 डेज। क्लियर, पर 90 डेज होता है बेटा वहां पे सर्विस टैक्स में। अच्छा, एक्साइज की रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन दिया है आगे में बेटा, हाँ है ना? याद है बेटा? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। 9A बोलता है क्या? एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 अक्टूबर तक। कब तक बेटा? 31 अक्टूबर तक। तो प्रैक्टिकली अब तक नोटिफाई नहीं किया कोई भी रिटर्न बेटा अब तक इन्होंने, हाँ है ना? जाए डायरेक्ट जीएसटी में करेंगे लोग। क्लियर, पक्का, डन। सर रूल नंबर 10 बोलता है सर अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, टेक ओवर हो गया, चेंज ऑफ ओनरशिप हो गया, चेंज ऑफ फैक्ट्री यहां से मैं वहां ले गया, तो ऐसे केस में सारा क्रेडिट भी पास ऑन हो जाएगा बेटा सामने वाले को। हाँ है ना बेटा? क्लियर, प्रोवाइडेड ऑल द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज आर आल्सो ट्रांसफर्ड एंड सर एसडीसी सेटिस्फाइड की गड़बड़ नहीं है। हाँ है ना बेटा? ओके, डन। रूल नंबर 10 सर, रूल नंबर 10A, कस्टम वाला 35 याद है? कस्टम वाला 35 वेट के बराबर 4%, उसका क्रेडिट मैन्युफैक्चरर मिलता है, सर्विस प्रोवाइडर को वैसे भी मिलता नहीं बेटा। अब मैन्युफैक्चरर का क्रेडिट पड़ा है फैक्ट्री 1 में, अगर काम नहीं है तो फैक्ट्री 1 से फैक्ट्री 2 में ट्रांसफर कर सकता है। केवल 35 क्रेडिट इज अलाउड टू बी ट्रांसफर टू अनदर प्रीमाइसेस। हाँ है ना बेटा? रूल नंबर 11 पढ़ा दिया बेटा, बच्चा छोटा था बड़ा हो गया, ट्रांजिशन याद है बेटा आपको? यस सर। क्लियर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इन रूल्स में नहीं है, अलग से केस लो बेटा। अगर मेरी फैक्ट्री बंद होगी बेटा, क्या होगा बेटा? जितना भी इनपुट, कैपिटल गुड्स, सर आउटपुट गुड्स सब बेच दिया, उस पे जितना एक्साइज बनता था वो भी पे कर दिया, उसके बावजूद क्रेडिट का बैलेंस बचा हुआ है तो मैं रिफंड लेके आ सकता हूं। क्लियर, केवल एक ही केस में रिफंड अलाउड है, वरना क्रेडिट का रिफंड कभी भी नहीं मिलता है। एक्सपोर्ट वाली बात अलग, एक्सपोर्ट मिलता है बेटा। हाँ है ना? यस सर। सर रूल नंबर 12 बोलता है क्या? लार्ज टैक्स पेयर, याद आया बेटा आपको? सॉरी सर, वो रूल नंबर 12 है सर, ये है याद है नॉर्थ ईस्ट रीजन, याद आया क्या बेटा? क्लियर, जम्मू एंड कश्मीर और कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्लियर, यहाँ के मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट देने के लिए बोला है, तुम नॉर्मल टैक्स पे करो, नॉर्मल क्रेडिट लो, मस्त रहो, और जो तुमने कैश में पे किया 4 रुपए, याद आया बेटा आपको? उसका क्या मिल जाएगा? रिफंड। क्लियर, और फिर भी आपके बायर को पूरा क्रेडिट विल बी अलाउड। ओके, यस सर। एंड सर ध्यान रखना, रूल नंबर 12 है लार्ज टैक्स पेयर। प्रीवियस फाइनेंशियल में आपने एक्सीडिंग 5 करोड़ इन कैश एक्साइज पे किया था, या एक्सीडिंग 5 करोड़ इन कैश सर्विस टैक्स पे किया था, या एक्सीडिंग 10 करोड़ एडवांस इनकम टैक्स पे किया था, तो करंट ईयर में आप क्या कहलाओगे? लार्ज टैक्स पेयर। अगर आप लार्ज टैक्स पेयर हो तो सर एक तो पेन नंबर होना चाहिए, मोर देन 1 रजिस्टर में होना चाहिए, आप लास्ट टैक्स पेयर कहलाओगे। आप चाहो तो लास्ट टैक्स पेयर का बेनिफिट जो दे रखा है स्कीम दे रखी वो ले सकते हो। स्कीम लेने के लिए आपको एलटीयू अलग से सेंट्रलाइज असेसमेंट के लिए यूनिट बनाई हुई बेटा। क्लियर, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर तो एसीडीसी ऑफ एलटीयू को अप्लाई करना पड़ेगा, इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर तो सुपरिटेंडेंट ऑफ एलटीयू को अप्लाई करना पड़ेगा कि आई वांट टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। Clear, entry in the scheme is allowed at any time during the year, but exit from the scheme is allowed only on change of financial, वो भी फाइनेंशियल खत्म होने के 30 days एडवांस में आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, मतलब 1 मार्च तक। हाँ है ना बेटा? क्लियर, कि आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम द स्कीम तो ये अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अब सर स्कीम क्या है तो बताओ, दिमाग खराब करोगे कब से सर? सर स्कीम क्या कहता है? सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट। क्या होगा बेटा? रजिस्ट्रेशन नहीं बोला, रजिस्ट्रेशन सबके अलग होंगे, रिकॉर्ड सबके अलग होंगे, पेमेंट सबका अलग होगा, क्रेडिट सबका अलग होगा। क्लियर, असेसमेंट एक ही जगह होगा, सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स। एक ही यूनिट आपका सेंट्रलाइज असेसमेंट करेगी। जो ऑफिसर आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर होगा, he will have jurisdiction throughout the country of all the units of the SSC। क्लियर, समझे मेरी बात? पक्का बेटा, सारी यूनिट का एक साथ असेसमेंट हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट। क्लियर, पक्का। सबसे बड़ा फायदा ये है बेटा, हाँ मैं अपने इनपुट और सेमी फिनिश गुड्स और कैपिटल गुड्स भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करता हूं विदाउट रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, पर 6 महीने के अंदर वो इनपुट और सेमी फिनिश गुड्स मार्केट में आ जाना चाहिए, नहीं तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ है ना बेटा? क्लियर, पक्का। यस सर। पहले था 2 साल पहले क्या कि क्रेडिट भी ट्रांसफर कर सकता था एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर, अब ये नहीं है बेटा। हाँ है ना? क्लियर, 100% यूए से डीटी में गया तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, इसलिए ये वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। क्लियर। रूल नंबर 12A ये बताता है क्या? रूल नंबर 12 AAA
सर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इंपोज द रेस्ट्रिक्शंस. अगर आपने सेनेट के प्रोविजंस का मिसयूज किया, मिसयूज करने की कोशिश करी, तो एज पर डायरेक्शन गिवन बाय चीफ कमिश्नर दे कैन इंपोज द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एसएससी. जैसे सेनेट नहीं मिलेगा आपके बायर को, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, आपको क्रेडिट अवेल तो हो जाएगा पर यूज नहीं कर पाओगे. इस तरह के एग्जांपल्स रटने की जरूरत नहीं है. सेम रूल था रूल नंबर 12 ट्रिपल सी इन सेंट्रल एक्साइज रूल्स. हाँ है ना, वेरी गुड, क्लियर. रूल नंबर 13 डीम्ड सर्टिफिकेट क्या है बेटा? गुड्स जिनके ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं मिलते प्रैक्टिकली, उनको गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है इन गुड्स पे इतना परसेंटेज या इतना अमाउंट क्रेडिट विल बी अलाउड, क्लियर, टू प्रमोट द इंडस्ट्री. बट 8% कोई भी गुड्स नोटिफाई नहीं किया हुआ उसको बोलते हैं डीम्ड सर्टिफिकेट. बोलो यस सर. रूल नंबर 14 बोलता है अगर आपने सर्टिफिकेट रॉन्गली अवेल किया पर उसको यूटिलाइज नहीं किया तो सच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड बट नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड. हाँ है ना, रिकवर करेंगे, रिवर्स कर देना, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्लियर. पर आपको सच अमाउंट वाज रिफंडेड एरनियसली तो सच अमाउंट विल बी रिकवर्ड अलोंग विद इंटरेस्ट. जब रिफंड तब से बेटा. और हाँ, अगर आपने सर्टिफिकेट रॉन्गली अवेल करा एंड यूज भी कर लिया तो सच अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू अलोंग विद इंटरेस्ट. समझे मेरी बात? अब इंटरेस्ट कब से लगेगा? जब से यूज किया. अब कब से यूज किया पता देखना पड़ेगा आईक्यू से कि अगर सेनेट अकाउंट का बैलेंस आपका उतना अमाउंट से कम चला गया मतलब आपने यूज किया बेटा उस अमाउंट को. हाँ है ना, क्लियर बेटा. और जब से यूज किया तब से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा. बोलो यस सर. समझे मेरी बात? एंड रूल 15 बोलता है कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी. मिस्टेक हो या फ्रॉड हो, कॉन्फिस्केशन तो हो गई होगा और पेनल्टीज के लिए रेफरेंस दे की कॉमन टॉपिक की बेटा. कॉमन टॉपिक की जो पेनल्टीज है वही लगेगी. पर ध्यान रखना कोई भी पेनल्टी वगैरह लगाना से पहले अपॉन बीइंग हर्ड विल ऑलवेज गिवन टू द एसएससी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. हाँ है ना. रूल 15 बोलता है जिसका कोई नहीं उसका सर 5,000 तक की पेनल्टी. बोलो यस सर. हाँ है ना. एंड सर द सर्टिफिकेट गॉन. स्पेशल ऑडिट सेक्शन 14 एंड 14AA. 14A बोलता है वैल्यूएशन ऑडिट और सर 14AA बोलता है क्या? सैनवेट ऑडिट. 14A बोलता है क्या? एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसीडीसी, अगर उसकी ओपिनियन उसको लगता है कि आपने वैल्यू सही नहीं लिखी तो चीफ कमिश्नर प्रायर परमिशन लेने के बाद वो आपको वैल्यूएशन ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है. पर सर सैनवेट ऑडिट सीवियर काइंड की ऑडिट होती है इसलिए वहां पे कमिश्नर ही ऑर्डर देता है, वहां की किसी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती. पर वो ऑर्डर तभी देगा व्हेन ही इज रीजन टू बिलीव कि आपने सैनवेट जो लिया गलत लिया है, फ्रॉड किया है, ज्यादा लिया है, एक्सेस लिया है, तो ही वो सैनवेट ऑडिट का ऑर्डर देगा और कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वो ऑडिट कर पाएगा. क्लियर सर. वो आएंगे आपकी प्रेमिस पे, आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी. वैल्यूएशन ऑडिट में टाइम लिमिट जो देगा ऑफिसर उतने में सबमिट करनी पड़ेगी बट नॉट मोर देन 180 डेज. और इधर जो टाइम लिमिट देगा उतने में देना पड़ेगा. यहाँ 180 डेज का टाइम लिमिट नहीं है सैनवेट ऑडिट में बेटा. क्लियर. और उस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे कोई भी एक्शन लेने से पहले अपोजिंग हर्ड विल बी गिवन टू दी एसएससी. और इन ऑडिट का खर्चा कौन बोन करेगा? डिपार्टमेंट विल बोन द एक्सपेंसेस. हाँ है ना बेटा. डन. क्लियर. पक्का. सैनवेट अकाउंटिंग आपको आती है. बोलो यस सर. 100% यूएस से गुड्स अगर डीटी में आया तो उन गुड्स का वैल्यूएशन कस्टम से होगा, रेट भी कस्टम की लगेगी, पर नाम क्या होगा? एक्साइज. बेसिक कस्टम ज्यादा लगेगा, 3135 लगेगा, सेस नहीं लगेगा बेटा क्योंकि एक्साइज है. हाँ है ना. और बायर को 31 और 35 क्रेडिट मिलेगा. याद आया बेटा? और ध्यान रखना एसी जेड से अगर डीटी में गुड्स आता है और उन गुड्स पे अगर वेट या सीएस लगता है तो वेट या सीएस लगाना, 35 मत लगाना. हाँ है ना, क्योंकि 35 लगाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, स्टेट को क्या मिला बेटा, इसलिए वहां वेट या सीएस लगता तो वेट या सीएस लगाना, 35 मत लगाना. यस या नो? यस सर. क्लियर. एंड द एंटायर सैनवेट क्रेडिट गोवा गॉन. SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सुनो बेटा, अगर किसी एसएससी का प्रीवियस फाइनेंशियल में एक्सेसिबल गुड्स का टर्नओवर 4 करोड़ या उससे कम था तो करंट ईयर में वो क्या कहलाएगा? एसएसआई. और अगर वो एसएसआई कहलाएगा तो वो चाहे तो करंट फाइनेंशियल में एसएसआई एग्जम्पशन ले सकता है. और अगर एसएसआई एग्जम्पशन ले तो कितना बेटा? फर्स्ट टर्नओवर ऑफ ड्यूटेबल गुड्स अप टू रुपीज 150 लाख विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम एक्साइज. हाँ है ना. क्लियर. कितना बेटा? 150 लाख विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम एक्साइज. क्लियर. पक्का. ध्यान रखना ज्वेलरी केस में किसके केस में बेटा 4 करोड़ की जगह प्रीवियस में कितना देखते बेटा 15 करोड़ और करंट ईयर में 150 की जगह कितना देखते बेटा 10 करोड़. हाँ है ना. पहले कुछ और था. ध्यान रखना. ओके. यस सर. और ध्यान रखना मेरी जितनी भी फैक्ट्री सबको क्लब करके फिर देखेंगे बेटा. 10 30 गुड्स बनाता हूं सबको क्लब करके फिर देखेंगे बेटा. क्लियर. एक ही फैक्ट्री मोर देन 1 तो भी क्लब करेंगे. हाँ है ना. समझे मेरी बात? और हाँ, अगर मैंने गुड्स किसी और की ब्रांड नेम और ट्रेड नेम बनाया है, याद आएगा बेटा आपको? क्लियर. तो जितना गुड्स मैंने अदर्स ब्रांड नेम और ट्रेड नेम बनाया है उतने गुड्स पे कंपल्सरी टैक्स पे करना ही करना है. उसको नॉर्मल 400 और 150 से हटाना है बेटा. हाँ है ना. क्लियर. और रिमेनिंग के लिए 150 और 400 का लिमिट चलेगा. बोलो यस सर. पर इस प्रोविजन देयर आर 6 एक्सेप्शन. मतलब उन 6 एक्सेप्शन केस में मेरे ने भले ही गुड्स अदर्स ब्रांड नेम और ट्रेड नेम बनाया फिर भी मेरे को ऐसे एग्जम्पशन मिल जाएगा. अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल 150 और 400 काउंट करना है. बोलो यस सर. पक्का. क्लियर. और वो 6 एक्सेप्शन केस कौन कौन से? फर्स्ट, इफ द फैक्ट्री इज लोकेटेड इन रूरल एरिया. सेकंड मैंने जो गुड्स बनाया वो क्या है? पैकिंग मटेरियल. क्या है बेटा? अब सर पॉलीबैग जो बनाया उस पर ऑब्वियसली जिसके बना रहा हूं उसका नाम लिखूंगा बेटा, अपना नाम तो लिखूंगा नहीं बेटा. थर्ड क्या है?
क्लियर, गुड्स आर इन नेचर ऑफ फाइल, फोल्डर, अकाउंट बुक, राइटिंग पेड एटसेट्रा बेटा, क्लियर। फोर्थ, यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। अब सर मशीन के पार्ट बना के सप्लाई किया टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और अप्लायंस व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड एज ओरिजिनल इक्विपमेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ साइड मशीनरी और इक्विपमेंट और अप्लायंस। हाँ है ना, क्लियर। फिफ्थ एक्सेप्शन, यूनिफॉर्म याद है बेटा आपको, क्लियर, वेटर वगैरह याद है बेटा आपको, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, कंपनीज वगैरह में यूनिफॉर्म वगैरह होती है बेटा, लिनन वगैरह, होटल्स वगैरह में बेडशीट वगैरह बेटा, हाँ है ना, क्लियर। इन सब पे भले अदर्स ब्रांड ट्रेंड में लिखा फिर भी एसएसआई एग्जीबिशन मिल जाएगा, अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ एक्सेप्शन, आपने वो गवर्नमेंट की पास ब्रांड नेम याद आया, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अरे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वगैरह याद आया बेटा, वो पास ब्रांड नेम गुड्स बनाया तो एसएसआई एग्जीबिशन मिल जाएगा, अलग से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल टर्नओवर 150 और 400 में काउंट करना है, हाँ या ना। अच्छा, ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके सर, 400 लाख में क्या क्या इंक्लूड करना है, 150 में क्या क्या इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, क्लियर। सर दोनों साथ में लेके चलता हूं, 400 और 150, क्लियर। सर मान लो टोटल टर्नओवर 700 लाख, इट इंक्लूड्स ऑल दिस फॉलोइंग, क्लियर। आप बताना एक्सक्लूड करना है कि नहीं करना है, क्लियर, सब इंक्लूडेड बेटा, क्लियर। टर्नओवर ऑफ गुड्स ट्रेडेड, क्या ट्रेडिंग का एक्सेस का मतलब है क्या बेटा, दोनों से हटाओ बेटा, हाँ है ना बेटा, क्लियर। सर टर्नओवर ऑफ नॉन एक्सेसिबल गुड्स, दोनों से हटाओ बेटा, नॉन एक्सेसिबल दोनों से हटाओ। टर्नओवर ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, एक्साइजेबल में रहने दो, ड्यूटेबल से हटा दो, 150 से हटाना है, 400 में रहने देना है, हाँ है ना बेटा। एक्सपोर्ट क्या है, दोनों से हटाओ, डीम्ड एक्सपोर्ट दोनों से हटाओ, पर एक्सपोर्ट टू भूटान इंक्लूड रखना है बेटा, हाँ है ना, क्लियर, समझे, इंक्लूड रखना, उसको एक्सक्लूड नहीं करना भूटान के केस में, यस या नो। सर जो वर्क डन अंडर नोटिफिकेशन में 214/86 या 83 ऑफ 94 या 84 ऑफ 94, तो ऐसे कैसे जो वर्कर लायबल बेटा, तो ऐसे कैसे प्रिंसिपल लायबल बेटा, प्रिंसिपल काउंट होगा, जो वर्कर काउंट नहीं होगा, जो वर्कर में काउंट किया तो क्या करने का, एक्सक्लूड करने का, हाँ है ना, क्लियर। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर अदर्स ब्रांड नेम और ट्रेड नेम, हटाने का दोनों से बेटा, पर उन 6 एक्सेप्शन केस में इंक्लूड रखने का, हटाने का नहीं, क्लियर। आईएमजी का कैप्टिव कंजम्पशन क्या है, क्या क्या बेटा मैंने, और सर फिनिश गुड्स आर ड्यूटेबल, तो क्या आईएमजी को भी काउंट कर ले और फिनिश गुड्स दोनों को काउंट करना है क्या बेटा, तो ऐसे केस में फिनिश गुड्स काउंट किया तो आईएमजी को ऑलरेडी काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को हटा दो बेटा, क्लियर। दोनों में से हटा देना बेटा, किसको, आईएमजी को बेटा, क्योंकि फिनिश गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, हाँ या ना, क्लियर। और खास बात एसएसआई को गोवा गॉन, क्लियर। अच्छा ध्यान रखना, गुड्स अगर एमआरपी वाले हो क्या हो बेटा, तो एमआरपी माइनस अबेटमेंट, टैरिफ वैल्यू तो टैरिफ वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेना है बेटा, ध्यान रखना। फॉर द पर्पस ऑफ एसएसआई पूरे एक्सरसाइज में बेटा वैल्यू का मतलब ये होगा, हाँ है ना, समझे मेरी बात, पक्का बेटा, 100%, यस सर। और प्रीवियस ईयर में टर्नओवर में 90 लाख क्रॉस हो गया था, कितना क्रॉस हो गया था बेटा, तो मुझे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा करंट ईयर में कि मेरा टर्नओवर 90 लाख क्रॉस होता, पर ज्वेलरी केस में एग्जामिशन लिमिट क्रॉस करेगा तो ही इंटीमेशन देना बेटा, हाँ है ना, समझे मेरी बात, पक्का सर, 100%, गो गोवा गॉन, हटाओ। सर पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए आपको, एसएसआई गो गोवा गॉन, सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002, क्लियर। सर प्रोसीजरल पार्ट ऑफ एक्साइज, लास्ट चैप्टर ऑफ द एक्साइज, सर सुनना बेटा, रूल नंबर 3 बोलता है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, इनकी पावर्स क्या क्या होंगे बेटा, क्लियर, जो इनको दिए प्लस ऑफिसर्स, इनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे उनके पावर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर कमीशन ऑफ अपील कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट पावर टू समन, हाँ है ना, क्लियर। कमीशन ऑफ अपील अपील वाला काम करेगा भाई, एडजुडिकेशन का काम नहीं कर सकता। रूल नंबर 4 रिलेवेंट डेट फॉर, सॉरी रूल नंबर 4 पर्सनल लायबिलिटी एक्सरसाइज कौन है, मैन्युफैक्चरर, याद है 5 एक्सेप्शन चैप्टर 1 पढ़ा बेटा हमने। रूल नंबर 5 रिलेवेंट डेट फॉर रेट इन टैरिफ वैल्यू, सर रूल नंबर चैप्टर 1 में पढ़ा हमने बेटा, याद है, एट द रेट प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल, याद है बेटा आपको, यस सर, क्लियर। मोलासिस केस में जब रिसीव हुआ था, अरे हाँ है ना, आईएमजी में जब इश्यू हुआ तब डिम्ड रिमूवल, याद है बेटा। रूल नंबर 6 बोलता है असेसमेंट, क्या बोलता है बेटा, सेल्फ असेसमेंट करना है, ड्यूटी पे करनी बेटा, क्लियर। पर अगर आप असेस नहीं कर पा रहे तो रूल नंबर 7 क्या बोलता है, प्रोविजनल असेसमेंट, ध्यान सुनना, काम करो बेटा, क्लियर। सर अगर इफ द असेसर इज अनेबल टू असेस द गुड, सेल्फ असेस नहीं कर पा रहा है, तो ही में अप्लाई टू हिज जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी फॉर असेसमेंट, और वो इसकी हेल्प कर देगा, एक बार टेम्पररी प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर वो पास कर देगा। और सर जितना उसने बताया उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना। और सब फाइनल असेसमेंट हुआ, और वो फाइनल असेसमेंट को 6 मंथ में करना है, लेट हो गया तो कमीशन से एक्सटेंशन ले सकता है 6 मंथ का, और चीफ कमीशन चाहे तो फर्दर एक्सटेंशन एनी टाइम का उसको टाइम का एक्सटेंशन दे सकता है एसीडीसी को टू फाइनलाइज द असेसमेंट। अब उसने फाइनल असेसमेंट कर दिया, और फाइनल असेसमेंट मान लो प्रोविजनल असेसमेंट था कितने में बेटा, 1000 में, फाइनल हो गया कितने में, 1200 में, तो सर 200 डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सबसे रेस्पेक्टिव मंथ की ड्यू डेट से आप जब पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज से, भले आपने ये डिफरेंशियल अमाउंट फाइनल असेसमेंट से पहले ही पे कर रहा हो या उसके बाद पे किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ है ना, यस सर। और हाँ अगर फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में बेटा, 700 में, कितने में बेटा,
तो सर 300 डिफरेंस जो आपने एक्स्ट्रा पे किया रिफंड मिलेगा, बट रिफंड विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट टू हुम द जिसने बर्डन बोन किया उसको रिफंड मिलेगा। हाँ है ना बेटा, क्लियर। पर बाहर ने ऑलरेडी सेनमेट ले लिया तो रिफंड की बात नहीं आती है, या उसने पास ऑन कर दिया आगे तो उसने जिसको पास ऑन किया अल्टीमेटली उसको मिलेगा, प्रैक्टिकल को रिफंड मिल जाता नहीं, इसलिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड। हाँ है ना बेटा। पर अगर मान लो आप रिफंड लेने जा रहे हो तो रिफंड मिलेगा, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसे 3 महीने में अगर रिफंड नहीं दिया गवर्नमेंट ने तो 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए यू विल हैव गवर्नमेंट विल पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज। बोलो यस सर। और हमसे इंटरेस्ट कब से लिया बेटा? रेस्पेक्टिव मंथ की ड्यू डेट से, जब हम पे करेंगे तब तक का वो भी 15%। बोलो यस सर, पक्का बेटा, डन। और ध्यान रखना रूल नंबर 8 बोलता है पेमेंट करना है मंथली करना है 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ, एसएसआई को क्वार्टरली, कब तक? 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ है ना। पर सर मार्च मंथ, मार्च क्वार्टर एंड में 31 मार्च ऑनलाइन पे करना सबके लिए कंपलसरी है, एक्सेप्ट अगर एसडीसी किसी स्पेशल केस में अलाउ कर दे तो 5th विल बी द ड्यू डेट ऐसे केस में। हाँ है ना बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। और जिस दिन चेक प्रेजेंट किया वो डेट ऑफ पेमेंट होगा प्रोवाइडेड चेक इज नॉट बाउंस्ड, क्लियर। पर ऑनलाइन पे करना कंपलसरी तो चेक की बात नहीं आती बेटा, पर अलाउ कर दे तो बात अलग होगी। हाँ है ना, समझे मेरी बात। ओके, ऑनलाइन पे किया तो शाम को 8 बजे तक, राउंडेड अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, क्लियर। GAR 7 चालान के थ्रू पे करना है। हाँ है ना, क्लियर। लेट हो गया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज से। बोले यस सर। ज्वेलरी वालों ने झगड़ा किया था बेटा, सिंस मार्च से टैक्स लगाया इनको, तो मार्च अप्रैल मई जून में इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, क्लियर। तो इनको बोला जुलाई विल बी द ड्यू डेट, एक्सटेंडेड कर दी इनके लिए डेट। हाँ है ना बेटा, 31 जुलाई तक पे करना, हमको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। बोलो यस सर, पक्का बेटा, क्लियर, 100% एंड गो गोवा गॉन। पर ध्यान रखना, एक पॉइंट ध्यान रखना, पेनल्टी का पॉइंट। सर अगर असेसी ने एक्साइज पे नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम द ड्यू डेट, तो ऐसे केस में पेनल्टी भी लगेगी, उस पे पेनल्टी लगेगी एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्डन फ्रॉम द ड्यू डेट, क्लियर। और ऐसे केस में 1% फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल शेल बी पीरियड बिटवीन 2 consecutive ड्यू डेट। हाँ है ना, 2 ड्यू डेट के बीच जो पीरियड होगा उसको 1 month मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेनल्टी अंडर रूल नंबर 8। हाँ है ना। और आपने अगर मान लो कभी सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न फाइल कर दिया, क्या फाइल कर दिया बेटा, और उसमें आपने टैक्स अमाउंट बताया कि 5 लाख बनता है और अभी तक पे नहीं किया आपने, इट मींस आप खुद बोलते हो साहब हमारा ड्यू इतना, क्लियर। तो ऐसे केस में शो को इश्यू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो क्या करेंगे बेटा, आपसे रिकवरी करने आ जाएंगे अलोंग विद इंटरेस्ट और पेनल्टी जो मैंने बताया आपको, उस हिसाब से बोलो। बोलो यस सर, पक्का बेटा, डन, क्लियर। ओके, रूल नंबर 9 मिलता है रजिस्ट्रेशन किसको कराना है किसको नहीं कराना है, क्लियर। 4 इंडस्ट्री को सर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा तो अलाउ होगा बेटा, याद आया बेटा आपको, बाकी सबको अलाउ नहीं होता। मेरे 10 व्यक्ति सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा बेटा। हाँ है ना, क्लियर। सर ज्वेलरी केस में फिजिकल वेरिफिकेशन और प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, शोरूम के केस में भी फिजिकल, शोरूम कौन सा, कपड़े रेडीमेड गारमेंट केस में भी फिजिकल वेरिफिकेशन और प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, वरना सर वो ऑफिसर आके शॉपिंग करके चला जाएगा बेटा। हाँ है ना, यस सर, क्लियर। और ध्यान रखना ज्वेलरी केस में मैप नक्शा याद है बेटा, नक्शा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता पड़ा नक्शा दिया अगले दिन चोरी होगी बेटा, क्लियर। यस सर, समझे। प्रैक्टिकल रीजंस जिनकी वजह से अमेंडमेंट करके बोला कि नहीं ठीक है मस्त हो जाओ। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन किन के लिए अलाउड है, सुना। एक तो कोल माइंस, अगर इनका सेंट्रलाइज अकाउंटिंग या सेंट्रलाइज बिलिंग है तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 4 लोग, कोल माइंस। सेकंड बेटा रिकॉर्डेड स्मार्ट कार्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ, या फिर एल्यूमिनियम रूफिंग पैनल, याद आया बेटा आपको, या फिर ज्वेलर्स, क्लियर, समझा मेरी बात। या फिर मान लो आपकी फैक्ट्री क्लोज प्रीमाइस में बेटा, 2 फैक्ट्री है, फ्लोर नंबर 3 पे है, फ्लोर नंबर 1 पे है, प्रोसेस इंटरलिंक्ड है बेटा, क्लियर। क्लोज प्रीमाइस मतलब पास वाला भी हो सकता है बेटा, विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ अ सिंगल ऑफिसर। तो ऐसे केस में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, क्लियर। सर आप चाहो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, दे में अलाउ द सिंगल रजिस्ट्रेशन। बोलो यस सर, पक्का बेटा, डन, गो गोवा गॉन। रूल नंबर 9 बोलता है, रूल नंबर 10 डेली स्टॉक अकाउंट, याद आया बेटा आपको, डेली बेस पे अपडेट करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। रूल नंबर 11 बोलता है क्या, इनवॉइस, क्लियर। अच्छा याद है कंजाइनी सेल बेटा, कंजाइनी सेल याद है क्या होता है, मैंने सर मैं मैन्युफैक्चरर, आप डीलर, आपने बायर ये है, क्लियर। अब आपसे ये खरीदना है, आपने बोला डायरेक्ट मेरे यहाँ से यहाँ डिलीवरी करा दो, तो मेरे बिल के बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा, कंजाइनी सेल। हाँ है ना बेटा, क्लियर। इनवॉइस होना चाहिए, याद है बेटा इनवॉइस क्या लिखा होना चाहिए, एवरीथिंग इज ओके, क्लियर। रूल नंबर 12 बोलता है रिटर्न, क्या बोलता है बेटा, मंथली फाइल करना पड़ेगा, सब बातें मैंने कर ली। मेन बात सुनो बेटा, रिटर्न रिवाइज हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा, याद है क्या, क्लियर। पहली बार अप्लाई हुआ एक्सरसाइज में ध्यान रखना, अगर आपने, मैं नॉर्मल रिटर्न की बात कर रहा हूं, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना पड़ता है, ऑनलाइन फाइल करना सबके लिए कंपल्सरी होता है। और अगर ड्यू डेट में फाइल कर दिया है, अगर रिटर्न आपने ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिए, तो जो मंथ में रिटर्न फाइल किया, जैसे मंथली फाइल करना था, जनवरी का रिटर्न 10 फरवरी तक फाइल करोगे बेटा, क्लियर। तो ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दिया तो उस कैलेंडर मंथ के खत्म होने तक आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, क्लियर। बाद में रिवाइज नहीं होगा। अच्छा लेट फाइल किया तो रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा एक्सरसाइज में बेटा।
हाँ है ना, सर्विस सेक्शन मिलता है, सर्विस सेक्शन मिलता है बेटा एक्साइज में, ड्यू डेट में फाइल किया तो ही रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, वो भी विद इन दैट कैलेंडर मंथ इटसेल्फ। क्लियर, समझे मेरी बात? और ध्यान रखना सांभा, एनुअल रिटर्न फाइल करना है 31 अक्टूबर तक, तो जिस मंथ जब आपने रिटर्न फाइल किया एनुअल रिटर्न, उसके एक महीने में आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो बेटा। हाँ है ना, क्लियर, वो भी अगर ड्यू डेट में फाइल किया तो ही रिवाइज होगा। क्लियर, अदरवाइज रिवाइज नहीं होगा। सर्विस सेक्शन रिटर्न रिवाइज कब होता है बेटा? इधर ध्यान, जब फाइल किया उसके 90 डेज में रिटर्न रिवाइज कर सकते हो बेटा आप, वहां पे भले ड्यू डेट में फाइल किया या नहीं किया, पर हाँ एनुअल रिटर्न ड्यू डेट में फाइल किया तो ही रिवाइज होगा, वो भी एक महीने में रिवाइज करना बेटा। सर्विस सेक्शन में सेम पॉइंट है बेटा, एनुअल रिटर्न के लिए तो बेटा। हाँ है ना, समझे मेरी बात? पक्का बेटा, डन। और सुनो सांभा, मार्च मंथ में कब तक रिटर्न फाइल करना है? बस ये लोग गलती करते बेटा, 10 अप्रैल। क्लियर, 31 मार्च तो पेमेंट की होती है। हाँ है ना, यस सर। क्लियर, पक्का? नहीं गलती अब आप याद रहेगी बेटा, आपको ध्यान रखना, ठीक है? यस बॉस, पक्का। रूल नंबर 12AA, इन केस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रीशियस मेटल। अच्छा, ज्वेलरी के लिए अलग से रूल्स बन गए बेटा, इसलिए इस रूल में से ज्वेलरी को हटा दिया। अब आर्टिकल्स ऑफ प्रीशियस मेटल रहेगा इसमें, और आर्टिकल्स ऑफ प्रीशियस मेटल में कौन लायबल है बेटा? प्रिंसिपल लायबल है, सारे रूल्स रेगुलेशंस पे लगेंगे बेटा। हाँ है ना, क्लियर सर। रूल नंबर 12BB बोलता है लास्ट टैक्स पेयर। रूल नंबर 12CCC बोलता है पावर टू इंपोज रेस्ट्रिक्शन। रूल नंबर 12D बोलता है रेडीमेड गारमेंट केस में कौन लायबल है? प्रिंसिपल, तो सारे रूल्स रेगुलेशन पे लगेंगे, प्रिंसिपल लगेंगे। रूल नंबर 13-14 है ही नहीं। 15 बोलता है कंपाउंड लेवी स्कीम, एल्यूमिनियम सर्कल स्टेनलेस स्टील पट्टी से पट्टा ज्यादा है स्कीम है, लेना तो ले वरना मस्त रहे, ऑप्शनल है बेटा। क्लियर, पान मसाला गुटखा में ऑप्शनल नहीं दिया बेटा, वो ज्यादा है। इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोडक्शन कंपल्सरी था, टू कंट्रोल द ड्यूटी डिवीजन था, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए बेटा। हाँ है ना, क्लियर सर। यहाँ पे क्या है? 12,000 रुपये पर मंथ पर मशीन पे करो, मस्त रहो। एल्यूमिनियम सर्कल के केस में स्टेनलेस स्टील पट्टी से पट्टा में 40,000 रुपये पर मंथ पर मशीन पे कर, मस्त रहे। बोलो यस सर। क्लियर, कोई सर्टिफिकेट ना तेरे को मिलेगा ना तेरे बाहर को मिलेगा, कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, मस्त रहे। केवल रजिस्ट्रेशन करा, पे कर, मस्त रहे, जिंदाबाद। क्लियर सर। रूल नंबर 15 के बताता है 16, मैंने कोई गुड्स बेचा, एक्साइज पे किया, वो गुड्स वापस आ गया बेटा, सेल डन हो गया, तो जितना एक्साइज पे किया उसका मैं क्या ले लूंगा? सैनवेट ले लूंगा। लाने के बाद मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया, हेजरीज भेज दिया, तो सैनवेट रिवर्स करना है। लाने के बाद प्रोसेस किया, एंड इफ दैट प्रोसेस अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर, तो नया असेसमेंट होगा, अदरवाइज नया असेसमेंट नहीं होगा, एजरीज में वो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा ऑन रीसेल। हाँ है ना, यस सर। रूल नंबर 16 है, 16B, 16C। सर मैंने गुड्स भेजा जॉब वर्कर के लिए, याद है 180 डेज भेज सकता हूँ, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, नहीं आया तो क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, जब आएगा तो क्रेडिट ले लूंगा वापस। हाँ है ना, और वही से कस्टमर को बेचना है, बेच सकता हूँ, 460 परमिशन लेके, ACDC की 3 साल के लिए वैलिड रहेगी परमिशन। क्लियर सर। 16 में बोलता है मेरे को मेरी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री भेजना है फॉर प्रोसेसिंग इन अनदर फैक्ट्री, तो सर कमीशन परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिल गई तो 180 डेज तक के लिए भेज सकता हूँ, रिवर्स करने की जरूरत नहीं कोई भी क्रेडिट। हाँ है ना, जब आएगा तब क्रेडिट वापस ले, जब नहीं आया 180 डेज में तो रिवर्स करूंगा, जब आएगा तब क्रेडिट वापस ले लूंगा। बोलो यस सर। पक्का बेटा। सर टेस्टिंग के लिए भेजना है, कहाँ भेजना है? टेस्टिंग के लिए। रूल नंबर 16C बोलता है टेस्टिंग के लिए भेजते, कमीशन परमिशन ले, परमिशन दे तो कोई एक्साइज वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है, पर आफ्टर कैरिंग आउट द टेस्ट अगर गुड्स स्टिल एग्जिस्ट, अच्छा कंज्यूम के बाद ही तुम टेस्टिंग में स्टिल एग्जिस्टेंस में, तो कमीशन परमिशन लेके या तो अपने यहाँ मंगलना या वहां से डायरेक्ट कस्टमर को भेज देना बेटा। हाँ है ना। और प्रोटोटाइप रूल नंबर 16C अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर कोई प्रोटोटाइप इज सेंट आउट फॉर ट्रायल पर्पस बाय एक्चुअली पुटिंग देम टू इफेक्टिव यूज, इतराज मूवी, क्लियर, मोबाइल फोन, क्लियर, एक्चुअल इफेक्टिव यूज और इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव यूज करके आपने टेस्ट कराया है, तो एक्साइज पे कर फिर रिमूव करना है, जब वापस आएगा तब क्रेडिट वापस लेना। हाँ है ना। 16C डज नॉट अप्लाई टू प्रोटोटाइप्स। हाँ है ना। रूल नंबर 17 बोलता है EOE से गुड्स अगर DTM आया तो क्या करना है, याद आया? मैंने अभी पढ़ाया बेटा आपको। क्लियर, सारे नॉर्मल प्रोविजन पे अप्लाई हो जाएंगे। हाँ है ना, यस सर। क्लियर, सारे नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। रूल नंबर 18 बोलता है, जो नेक्स्ट चैप्टर दे रखा है यही बोलता हूं मैं। रूल नंबर 18 बोलता है अगर आपने कोई आउटपुट गुड्स एक्सपोर्ट किया, क्या किया बेटा आपने, और अगर उस पे एक्साइज पे कर दिया तो उस पे जो एक्साइज पे किया उसका रिबेट लेके आना, रिफंड लेके आना। और अगर आउटपुट गुड्स पे एक्साइज पे नहीं किया पर उसमें काम ले इनपुट्स पे एक्साइज पे किया तो इनपुट्स का रिबेट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका रिफंड आपको अलाउ करेंगे, इनपुट से रिबेट। हाँ है ना, क्लियर। आपने अगर दोनों पे किया तो दोनों का रिबेट मिल जाएगा, पर ध्यान रखना इनपुट जो टैक्स पे किया उसका अगर सेनवेट नहीं लिया तो दोनों का मिलेगा। हाँ है ना, स्पेंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड जजमेंट आया बेटा। क्लियर। पर हाँ रूल 19 बोलता है यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इटसेल्फ, एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझे। और हाँ अगर इनपुट पे एक्साइज पे किया तो रूल नंबर 18 के हिसाब से रिबेट ले लेना, पर रूल नंबर 19 बोलता है कि यू कैन आल्सो प्रोक्योर द इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज। क्लियर, आप जब इनपुट परचेस करोगे प्रॉमिस करना, डिपार्टमेंट जाके बॉन्ड बनना, याद आया बेटा आपको। क्लियर, कि आई वांट टू प्रोक्योर द प्लास्टिक फॉर पेमेंट ऑफ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्केट, और मार्केट में एक्सपोर्ट करूंगा इंडिया से, तो ऐसे केस में यू कैन प्रोक्योर द प्लास्टिक विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज। और अगर आपने उसको मार्केट में काम नहीं लिया, जो एक्सपोर्ट नहीं किया, क्लियर, तो ऐसे केस में मैं पे करूंगा एक्साइज अलोंग विद इंटरेस्ट। हाँ है ना, क्लियर। तो 19 बोलता है यू कैन प्रोक्योर द इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। 18 बोलता है इनपुट या आउटपुट गुड्स पे एक्साइज पे किया तो उसका रिबेट लेना, रिफंड लेना। हाँ या ना। रूल नंबर 20 बोलता है वेयर हाउसिंग, याद है कमीशन सेटिस्फाइड, मैं क्या बनाता हूं बेटा, चॉकलेट्स। क्लियर, अब जी ललचाए रहा न जाए, फैक्ट्री में स्टोर नहीं कर सकता,
आउटसाइड द फैक्ट्री इन वेयर हाउस मैंने स्टोर किया है, और अगर वेयर हाउस का परमिशन मिल गया मेरे को, तो सर वेयर हाउस कीपर इज लायबल, याद आया बेटा आपको? और ड्यूरिंग ट्रांसिट लॉस होता है तो कंजाइनर शैल बी लायबल अंटिल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू कंजाइनी। क्लियर? समझे? वेयर हाउस, और सर वेयर हाउस में एक होता है एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग, क्या था बेटा? क्लियर? अगर मैं बड़ा एक्सपोर्ट याद है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में रजिस्टर्ड स्टेटस होल्डर्स याद है बेटा आपको? फॉरेन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बेटा में, क्लियर? डिपार्टमेंटल स्टोर बेटा, फॉरेन डिपार्टमेंट और ऑफ रेप्यूट बेटा, अरे हाँ है ना, इनको अलाउड होता है, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में अलाउ होता है बेटा, सब जगह अलाउ नहीं होता एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग। क्लियर? परमिशन लेके मैं ले सकता हूँ, CT2 सर्टिफिकेट के थ्रू ट्रांसफर करता हूँ गुड्स में, और वहां से जब एक्सपोर्ट करना है तो कोई एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है, रूल नंबर 19 का प्रोसीजर फॉलो करके एक्सपोर्ट कर दूंगा विदाउट पेमेंट टैक्स। क्लियर? समझे मेरी बात? और कभी कभी अगर मेरा मान लो इमरजेंसी में यहाँ से वहां भेजा, पर रास्ते से मैंने को एक्सपोर्ट करना पड़ गया जल्दी, तो ठीक है, परमिशन लेके मैं रास्ते से एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेंगे। हाँ है ना, उसको बोलते हैं वेवर ऑफ फिजिकल वेयर हाउसिंग इन केस ऑफ एक्सपोर्टेशन, इन केस ऑफ इमरजेंसी। यस या नो? यस सर। क्लियर? ये रूल नंबर 18, 19, 20 खत्म। 21 बोलता है, पढ़ा दिया मैंने आपको, फाइनल गुड्स पे आग लग गई, याद आएगा बेटा आपको? वेरी गुड, रेमिशन। यस सर। अगर मेरे फाइनल गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस हो गए बिफोर रिमूवल फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल, या गुड्स बिकेम नॉन मार्केटेबल बिफोर रिमूवल फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल, तो ऐसे केस में if the officer is satisfied तो you may apply for remission, and if he is satisfied कि सही में लॉस हुआ है, he will grant you the remission। और ऐसे केस में अगर फाइनल गुड्स पर रेमिशन मिल गया तो उस पे एक्साइज पे करने की जरूरत नहीं है, पर उसमें कॉमनली इनपुट से क्रेडिट भी करना पड़ेगा। रिवर्स एज पर रूल नंबर 3 सब रूल 5, इसी पर कैपिटल गुड्स रिवर्स नहीं करना। अब फाइनल गुड्स अगर डिस्ट्रॉय हो गए, उस पे इंश्योरेंस क्लेम मिले नहीं मिले, उसे डिपार्टमेंट को मतलब नहीं, रेमिशन तो आपको अलाउ होगा ही होगा बेटा, हाँ है ना? क्लियर? और गुड्स बिकम नॉन मार्केटेबल थे बेटा अगर ऐसे। क्लियर? तो ऐसे केस में आपको ऑफिसर की प्रेजेंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अप टू द लेवल ऑफ नो रिकवरी। क्लियर? तो ही रेमिशन मिलेगा, अदरवाइज रेमिशन विल नॉट बी अलाउड। बोलो यस सर, पक्का? डन। पॉइंट समझ में आया क्या? क्लियर? सर ऑथराइज ऑफिसर कौन होगा? डिपेंड्स, अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व, वैल्यू नहीं बेटा, अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व अप टू रुपीज 10,000 सुपरिटेंडेंट, 10,000 से लेकर 1 लाख तक तो ACDC, 1 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक तो जॉइंट कमिश्नर, 5 लाख 1 एंड अबव है तो कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रेमिशन, हाँ है ना? यस सर। 22 बोलता है इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस बेटा। 23 बोलता है सर्च ऑफ एनी प्रीमाइसेस या कन्वेंस बेटा। क्लियर? अब इस टाइम पे कोई गुड्स उनको मिल गया जिसपे ड्यूटी वेड हुआ तो वो सीज कर सकते बेटा। सीजर के 6 मंथ के अंदर आपको नोटिस लिखेंगे कि शो कोज व्हाई दिस गुड्स शुड नॉट बी कॉन्फिस्केटेड। अगर आपने प्रूव कर दिया कोई गड़बड़ नहीं तो ऐसे केस में गुड्स विल बी रिलीज्ड। क्लियर? समझे? हार गए तो गुड्स विल बी लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, पर 6 मंथ में अगर नोटिस इश्यू नहीं हुआ तो गुड्स आर लायबल टू बी रिटर्न टू द assessee, पर रिटर्निंग द गुड्स डज नॉट मीन दैट ड्यूटी वेट नहीं हुआ है, बाद में प्रूव हो गया ड्यूटी वेट हुआ है तो सच गुड्स आर लायबल टू बी रीप्रोड्यूस्ड अगेन फॉर कॉन्फिस्केशन, हाँ है ना बेटा? क्लियर? समझे? कॉन्फिस्केशन होने के बाद ओनरशिप किसकी हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी, इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, इस पर डायरेक्शन गिवन बाय कमिश्नर। बट बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ आपको एक ऑप्शन देंगे टू पे द रिडम्पशन फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन। आपने ऑप्शन लिया है तो रिडम्पशन फाइन पे करो, ले आओ बेटा। बट ऑब्वियसली द रिडम्पशन फाइन कैन नॉट नेवर बी मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, और रिडम्पशन फाइन वाला ऑप्शन अगर ले आए तो गवर्नमेंट कैन आल्सो आस्क फॉर पेमेंट ऑफ स्टोरेज चार्ज ऑफ द गुड्स टिल द टाइम गवर्नमेंट हैज स्टोर्ड दिस गुड्स, हाँ है ना बेटा? क्लियर? एंड CBC चीफ कमिश्नर इज पावर टू इश्यू द सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन इश्यूड अंडर दिस रूल्स। क्लियर? रूल नंबर 24A बोलता है बेटा क्या? अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज कर लिए, क्लियर, और सर उन्होंने नोटिस इश्यू किया, उस नोटिस में जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जिस मैटर्स को उन्होंने ऑब्जेक्ट किया तो ठीक है, जो डॉक्यूमेंट के काम के नहीं है तो वो लौटाने पड़ेंगे विद द नेक्स्ट 30 डेज, या उन्होंने शो को इश्यू ही नहीं किया बेटा तो शो को इश्यू करना टाइम लिमिट एक्सपायर होने के 30 डेज में डॉक्यूमेंट्स लौटाने पड़ेंगे उनको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। क्लियर? अच्छा, फोटोकॉपी तो आप नेक्स्ट डे ही मांगो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाँ है ना? यस सर। 25, 26, 27 लास्ट 3 रूल बचे पेनल्टी के बेटा। 25 बोलता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, FSD, SSD, रजिस्टर्ड इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अगर ये ऑफेंस करते हुए पकड़ा गए, क्या क्या? मैन्युफैक्चर विदाउट रजिस्ट्रेशन। क्लियर? सर आपने ड्यूटी वेट करी है और गुड्स रिमूव किया। क्लियर? आपने सर आपकी फैक्ट्री पे आए, वेरीफाई किया और शॉर्ट ऑफ गुड्स पाया गया, गुड्स कम था और आपके पास कोई जवाब नहीं था उसका लिए। क्लियर? या रिमूवल ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ विद द इंटेंट टू इवेड पेमेंट ड्यूटी, तो ऐसे केस में वॉलेटेड गुड्स आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, प्लस पेनल्टी कितना है? अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व ₹5,000 व्हिचएवर इज हायर, इतना पेनल्टी मैन्युफैक्चरर वगैरह पे करना पड़ेगा बेटा। क्लियर? रूल नंबर 26 बोलता है अगर कोई अदर पर्सन, क्लियर, डीलर हो गया, क्लियर, जो नॉर्मल डीलर बेटा, ड्राइवर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो गया, मैनेजर हो गया, अगर ये भी पर्सनल इन्वॉल्व थे, क्लियर, तो इन पे भी पेनल्टी कितना बेटा? क्लियर? 5,000 और रुपीज अमाउंट ड्यूटी इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर। क्लियर? हाँ सुनो, अच्छा इसमें 2,000 और अमाउंट ड्यूटी इन्वॉल्व व्हिचएवर इज हायर, इतना पेनल्टी है। ओके? और हाँ अगर आपने बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया, बोगस बिल इश्यू किए, गुड्स रिमूव किया, बिल इश्यू नहीं किया बेटा, क्लियर, गुड्स रिसीव किया,
गुड्स रिसीव ही नहीं किया, बिल के पैसे क्रेडिट लिया, तो ऐसे केस में अमाउंट ऑफ बेनिफिट इन्वॉल्व ₹5,000 रिकवरी हायर, इतना पेनल्टी है, और जिस ऑफेंस के लिए कोई पेनल्टी नहीं उसके लिए 5,000 पेनल्टी, रूल नंबर 27 बोलता है बेटा ये, हाँ है ना। और ध्यान रखना वो सेक्शन 11 में याद है कि 30 दिन के अंदर रिड्यूस पेनल्टी वगैरह पे करके मैटर क्लोज कराया आपने, तो डायरेक्टर वगैरह जो इंडिविजुअल जो भी लोग फंसे थे वो भी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे सारे लोग, हाँ है ना। यस सर। एंड सेंट्रल एक्साइज रूल्स चैप्टर गो गोवा गॉन, एंड पूरा एक्साइज गो गोवा गॉन। एक सेक्शन 15 और 15 दे रखा है बेटा, क्लियर। वो क्या बोलता है, अरे सीबीसी डिपार्टमेंट चाहे तो किसी भी अदर डिपार्टमेंट से किसी भी एसएससी से इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दिया तो पेनल्टी, रूल नंबर 15 भी बोलता है क्या, ₹100 पर डे पेनल्टी लग जाएगा, याद आया बेटा आपको, क्लियर। सेक्शन 15A और 15B बोलो यस सर। बॉन्ड्स वगैरह दे रखे, सीजर दे रखा है, क्लियर। पावर टू इश्यू समन दे रखा है, एक्साइज ऑडिट दे रखा है, कोई खास बात नहीं है, अग्रीड। एंड सर पूरा एक्साइज गो गोवा गॉन, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का बेटा।